वेलकम टू गोल्ड कैंपस। आज हम सी पी ओ प्री का जो मतलब 9 दिसंबर 2025 को फर्स्ट शिफ्ट है उसका लाइव लाइव मतलब प्रीवियस ईयर पेपर है। इसका एआई की मदद से एनालिसिस करेंगे, काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। चलते हैं हम पहले क्वेश्चन की तरफ। इसमें जो हमें ऑब्सेक्यूअस का हमें सिनोनिम बताना है, तो इसका हम करते हैं एनालिसिस। तो हमारा जो मेन वर्ड है ऑब्सीक्यूअस का मतलब होता है चापलूसी करने वाला, बहुत अधिक दब्बू या जी हुजरी करने वाला। अब से मतलब चापलूसी करने वाला। ठीक है। इसका इंग्लिश में मीनिंग होता है समवन हु इज ओवरली ओबीडियंट और अटेंटिव टू एन एक्सेसिव सर्वाइल डिग्री टू एगर टू प्लीज समवन इम्पोर्टेंट। अब जो ऑप्शन है उनका विकल्प है, तो इसका राइट आंसर है सबमिसिव। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर है। सबमिसिव का अर्थ होता है विनम्र, आज्ञाकारी या दब्बू। रेडी टू कन्फर्म टू द अथॉरिटी और विल ऑफ अदर्स, मीकली ओबीडियंट। ये ऑब्सेक्यूअस का सबसे करीबी शब्द है, क्योंकि दोनों ही दूसरों की बात मानने और झुकने की प्रवृत्ति को दर्शाता है। नेक्स्ट हमारा री रेबेलियस होता है विद्रोही या भागी। क्या होता है? विद्रोही या भागी। शोइंग ए डिजायर टू रेसिस्ट ऑथोरिटी, कंट्रोल और कन्वेंशन। तो ये ऑब्सेक्यूअस का विलोम है। यहाँ एक व्यक्ति जी हुजूर करता है, तो यह विद्रोही व्यक्ति का विरोध करता है। तो इसमें जो ये रिबेलियस है, ये क्या है? इसका अर्थ होता है विद्रोही। एरोगेंट का क्या अर्थ होता है? अभिमानी या घमंडी या अहंकारी। मतलब हैविंग और रिवेलिंग एन एक्स एग्रेगेट सेंस ऑफ वंस ओवन इम्पोर्टेंट और एबिलिटीज। एरोगेंट का मतलब होता है अभिमानी या घमंडी या अहंकारी। सबमिसिव का अर्थ होता है सबकी बात मानने वाला। ठीक है, चापलूसी करने वाला। रेटिसेंट का अर्थ होता है कम बोलने वाला या अल्पभाषी। क्या होता है रेटिसेंट का अर्थ होता है कम बोलने वाला या अल्पभाषी। इसका संबंध स्वभाव से है, तो कोई व्यक्ति कितना बोलता है, न कि मतलब ये। तो इसका राइट आंसर कौन सा है? ऑब्सेक्यूअस का मतलब सबसे ज़रूरत से ज़्यादा झुकना या चापलूसी करना, और सबमिसिव का भी मतलब दूसरों के सामने झुकना और दब कर रहना, ये है। तो इसका राइट आंसर कौन सा है? इसका राइट आंसर सबमिसिव। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इफ़ यू वुड हैव, तो इसे का भी एनालिसिस करते हैं। तो हमारा वाक्य है, क्या है? इफ़ यू वुड हैव टोल्ड मी अर्लियर आई कुड हैव हेल्प्ड यू। तो वाक्य ये है, इफ़ यू वुड हैव टोल्ड मी अर्लियर आई कुड हैव हेल्प्ड यू। तो इसे हम दो भागों में बांटा जा सकता है। इफ़ क्लोज, इफ़ यू वुड हैव टोल्ड मी अर्लियर, अगर तुमने मुझे पहले बताए होता। इसका अर्थ क्या है? इफ़ यू वुड हैव टोल्ड मी अर्लियर, अगर तुमने मुझे पहले बताया होता। मैन क्लोज क्या है? आई कुड हैव हेल्प्ड यू, तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता था, ये बोल रहा है। तो ये किस तरह का वाक्य है? ये है थर्ड कंडीशनल वाक्य है। इसका उपयोग हम तब करते हैं जब किसी ऐसी घटना की बात करते हुए जो बीत चुके समय पास्ट में हो सकती थी लेकिन हुई नहीं, ये सिर्फ एक कल्पना है। ठीक है, तो इसका रूल क्या है? इफ़ का है, इफ़ क्लोज, इसमें हमेशा पास्ट परफेक्ट टेंस का ढांचा होता है। इफ़ प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और मैन क्लोज में वुड कुड माइट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। ठीक है, तो गलती कहाँ है इसमें? इसमें पर्सन में वुड हैव टोल्ड को रेखांकित जो अंडरलाइन है,
इसमें देखो ये अंडरलाइन है। तो अंग्रेजी व्याकरण के नियम के अनुसार इफ वाले भाग में हम कभी भी वुड हैव का प्रयोग नहीं किया जाता है, कभी भी। चूंकि मुख्य मैन क्लोज में कुड हैव हेल्प्ड है, इसलिए इफ वाले भाग में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। इसमें विकल्पों का विश्लेषण करते हैं। पहला नो इम्प्रूवमेंट, ये तो गलत है। टोल्ड, टोल्ड ये सिंपल पास्ट का है, जिसका उपयोग तब होता है जब वाक्य सेकंड कंडीशन मतलब वर्तमान की कल्पना होती है। टोल्ड में हैव टोल्ड ये प्रेजेंट परफेक्ट का है, जो यहाँ फिट नहीं बैठता। हैड टोल्ड ये पास्ट परफेक्ट का है, जो इफ क्लोज के नियम को साथ पूरी तरह बैठता है। ठीक है, तो इसमें ये इसका पूरी का मतलब है इफ यानी अगर या यदि, यू यानी तुम या तुमने, हैड टोल्ड यानी बताया होता, या हैड ये पास्ट परफेक्ट की सहायक क्रिया है जो टोल्ड टेल की थर्ड फॉर्म है। मी यानी मुझे, ये ऑब्जेक्ट है। अर्लियर यानी पहले। आई यानी मैं, ये दूसरा भाग का सब्जेक्ट है। कुड हैव यानी कर सकता था, कुड हैव मतलब सकता था। हेल्प यानी मदद की। इफ़ यानी यू, इफ़ यू यानी तुम्हारी। तो इसका सही राइट आंसर क्या है? इफ़ यू हैड टोल्ड मी, क्या है? इफ़ यू हैड टोल्ड मी अर्लियर आई कुड हैव हेल्प्ड यू, मतलब अगर तुमने मुझे पहले बताया होता। इफ़ यू हैड टोल्ड मी, अगर तुमने मुझे पहले बताया होता तो आई कुड हेल्प यू, तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, तो इसका राइट आंसर है हैड टोल्ड। क्वेश्चन नंबर 3 है, आफ्टर ए लॉन्ग डिस्कशन the two parties finally decided to the misunderstanding and work together on the new project। तो इसमें हमें जो भरना है, तो इसको चलते हैं एनालिसिस करते हैं। यहाँ पे हम वाक्य का विश्लेषण करते हैं। आफ्टर ए लॉन्ग टाइम डिस्कशन, इसमें हम एक एक शब्द का डिस्कशन करते हैं। आपका ध्यान इस पे होना चाहिए। यहाँ पे आफ्टर ए लॉन्ग टाइम डिस्कशन मतलब आफ्टर के यानी के बाद, ए लॉन्ग टाइम डिस्कशन मतलब एक लंबी चर्चा के बाद। द टू पार्टीज मतलब दो पक्ष, मतलब दो समूह या दो लोग। फाइनली डिसाइडेड टू, फाइनली यानी होता है अंततः या आखिरकार। डिसाइड यानी फैसला किया। टू यानी यहाँ क्रिया आएगी, किस क्रिया आएगी? द मिसअंडरस्टैंडिंग मतलब गलतफहमी। एंड यानी और। वर्क टुगेदर साथ मिलकर काम करने का। ऑन द न्यू प्रोजेक्ट, तो पूरे वाक्य का हिंदी में अर्थ है एक लंबी चर्चा के बाद दोनों पक्षों ने आखिरकार गलतफहमी को दूर करने या सुलझाने और नए प्रोजेक्ट पर साथ मिलकर काम करने का फैसला किया। तो इसमें हम विकल्पों का एनालिसिस करते हैं। यहाँ पर 4 फ्रेजल वर्ब दी गई है, तो इसमें फ्रेजल वर्ब का एनालिसिस करते हैं। कॉल ऑफ, कॉल ऑफ का अर्थ क्या होता है? कॉल ऑफ का अर्थ होता है टू कैंसल समथिंग, मतलब किसी चीज़ को रद्द करना, जैसे मीटिंग या मैच रद्द करना। कॉल ऑफ का यहाँ अर्थ है। ये सही नहीं है क्योंकि हम गलत रद्द नहीं करते। गेट ओवर, गेट ओवर, गेट ओवर का अर्थ होता है किसी बुरी स्थिति या बीमारी से उबरना या उससे बाहर निकलना। इंग्लिश में टू रिकवर फ्रॉम समथिंग और ओवरकम ये प्रॉब्लम, मतलब किसी बुरी स्थिति या बीमारी से उबरना या उससे बाहर निकलना। गेट ओवर का मतलब होता है। मेक अप, ये काफ़ी करीब है लेकिन आमतौर पर व्यक्तिगत भावनाएं इसके लिए इस्तेमाल। मेकअप, मेकअप ये बिल्कुल सही आंसर है। मेकअप का अर्थ क्या होता है? सुलह करना या विवाद ख़त्म करना या कमी पूरी करना। मेकअप, मेकअप का अर्थ क्या होता है? सुलह करना, विवाद ख़त्म करना या कमी पूरी करना। तो इस यहाँ पर हम दो लोग पक्ष जो दो लोग या मतलब दो पक्ष का झगड़ा है, गलतफहमी को ख़त्म करने के लिए दोस्ती के साथ मनते हैं, तो उसे मेकअप कहते हैं। ठीक है, मेकअप ये सबसे सटीक आंसर है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 है। अब लास्ट है पुट डाउन। पुट डाउन का अर्थ क्या होता है? पुट डाउन का अर्थ होता है किसी को नीचा दिखाना या ज़बरदस्ती दबा देना। क्या होता है? किसी को नीचा दिखाना या ज़बरदस्ती दबा देना। ये बिल्कुल गलत है। टू इंसल्ट समवन, और इसका राइट आंसर है मेकअप। ठीक है, तो इसका पूरा वाक्य क्या बनेगा? आफ्टर ए लॉन्ग टाइम डिस्कशन
द टू पार्टीज फाइनली डिसाइडेड टू मेक अप द मिसअंडरस्टैंडिंग एंड वर्क टुगेदर ऑन द न्यू प्रोजेक्ट। मतलब एक लंबी चर्चा के बाद दोनों पक्षों ने आखिरकार गलतफहमी को सुलझाने और नए प्रोजेक्ट पर काम करने का फैसला किया। ठीक है, तो इसमें अब एक बार फिर से कॉल ऑफ का अर्थ क्या होता है? कॉल ऑफ का मतलब किसी जो कैंसिल होना, मतलब टू कैंसिल समथिंग, जैसे किसी चीज़ को रद्द करना है या मीटिंग को, जैसे मैच रद्द करना। कॉल ऑफ का मतलब कैंसिल करना। गेट ओवर का मतलब किसी बुरी स्थिति या बीमारी से उबरना। गेट ओवर का मतलब क्या होता है? किसी बुरी स्थिति या बीमारी से निकलना। मेकअप का मतलब क्या होता है? वही सुलह करना, सुलह। और पुट डाउन का अर्थ क्या होता है? मतलब किसी को नीचा दिखाना। चलते हैं मैम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसका राइट आंसर है मेकअप, बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, इट वॉज द बेस्ट मूवी दैट आई हैव एवर सीन टिल नाउ। तो इसमें क्या आएगा? इसमें इम्प्रूवमेंट का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। तो करते हैं एनालिसिस। तो हमारे जो मूल वाक्य क्या है? इट वॉज द बेस्ट मूवी दैट आई हैव एवर सीन टिल नाउ। तो इस वाक्य में दो मुख्य हिस्से हैं। ठीक है, इट वाज द बेस्ट मूवी मतलब ये सिंपल पास्ट टेंस का भूतकाल में, क्योंकि यह वाज का प्रयोग हुआ है। इसका अर्थ है कि आप किसी पुरानी बात की घटना का जिक्र कर रहे हैं। दैट आई हैव एवर सीन, ये हिस्सा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। तो काल की निरंतरता, अंग्रेजी व्याकरण के नियम के अनुसार यदि मुख्य मैन क्लोज पास्ट टेंस में है तो उससे जुड़ा अगला हिस्सा भी पास्ट टेंस में होना चाहिए। तो गलती क्यों है इसमें? चूँकि वाक्य की शुरुआत इट वाज से था से हो रही है, इसलिए इसके साथ हैव सीन है, तो प्रयोग गलत है। हैव वर्तमान प्रेजेंट को दर्शाता है। ठीक है, तो सही सुधार, जब हम भूतकाल की किसी निश्चित घटना जैसे मूवी देखने से पहले अनुभव की बात करते हैं तो हम पास्ट परफेक्ट टेंस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। कैसे? तो अब विकल्पों का करते हैं। इसमें पहला है नो इम्प्रूवमेंट मतलब प्रेजेंट परफेक्ट, ये तो गलत है। क्यों? वाज के स्थान साथ हैव नहीं आता है ये। नेक्स्ट है एवर सो क्या है? ये सिंपल पास्ट है, गलत है, क्योंकि यहाँ अनुभव की तुलना कंपैरिजन हो रही है, इसलिए पास्ट परफेक्ट टेंस बेहतर है। एम एवर सीइंग ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, ये पूरी तरह गलत है, ये वर्तमान में चल रही क्रिया के लिए है। ठीक है, हैड एवर सीन ये पास्ट परफेक्ट है, ये बिल्कुल सही है। क्यों? साथ मैच करता है और भूतकाल के अनुभव को भी बताता है। तो इसमें इट वाज था यानी इट वाज यानी यह था। क्या? द बेस्ट मूवी सबसे अच्छी फिल्म। दैट जिसे या जो कि, आई यानी मैंने, हैड एवर सीन यानी कभी देखी थी। टिल नाउ मतलब उस समय तक। टिल नाउ का अर्थ क्या है? आप उस समय तक या यहाँ। तो सही वाक्य क्या है इसका? सही वाक्य इट वाज द बेस्ट मूवी दैट आई हैड एवर सीन, वह मेरे द्वारा देखी गई अब तक की सबसे अच्छी फिल्म थी। इट वाज द बेस्ट मूवी मतलब सबसे अच्छी मूवी थी। दैट आई हैड एवर सीन मतलब मेरे द्वारा अब तक देखी गई। ये याद रखें, इसमें अगर वाक्य होता इट इज़ द बेस्ट मूवी तब हम हैवर सीन का प्रयोग कर सकते थे पास्ट परफेक्ट का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो इसका राइट आंसर है हैड एवर सीन। क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ब। इसमें कहते हैं एनालिसिस। तो इसमें जो गलत लिखा है वो कौन सा है? ओसेसन। ये शब्द गलत लिखा गया है। अब इस शब्द को हम एक्सप्लेनेशन, ओसेसन, इसकी सही वर्तनी क्या होती है? OCCASION, इसमें डबल एस लगा रखा है, ये गलत है। इसका अर्थ क्या होता है? ओकेजन का अर्थ होता है अवसर, मौका या कोई खास घटना। इसकी सही स्पेलिंग क्या होती है? OCCASION, ओकेजन यानी होता है अवसर। इसमें क्या लगा रखा है? डबल एस 2 बार लगा रखा है। गलती कहाँ है इसमें? मतलब डबल एस ये है। याद रखने का तरीका क्या है? ओकेजन में सिर्फ एस सिर्फ एक बार आता है, जैसे स्पेशल में शब्द में एस एक बार आता है। ठीक है, तो ओकेजन मतलब OCCASION है। अब डेफिनेटली ये सही वर्तनी है। निश्चित रूप से इसका अर्थ क्या होता है? बिना किसी संदेह के।
DEFINITELY, डेफिनेटली। डेफिनेटली का अर्थ होता है निश्चित रूप से। आम गलती, कई छात्र इसे डेफिनेटली लिख देते हैं, जो गलत है। याद करने का तरीका क्या है, इसके बीच में फाइनाइट शब्द आता है, डेफाइनाइट ली। अगर आप फाइनाइट की स्पेलिंग जानते तो ये कभी गलत नहीं होगा। कैसे? FINITE, डेफिनाइट, डेफिनाइट, डेफाइनाइट, डेफाइनाइट। इसे याद करना, किसे आपको याद करना है, इसे FINITE फाइनाइट, डेफाइनाइट, डेफाइनाइट। यानी अगर आप ये फाइनाइट की याद रखेंगे तो ये गलत नहीं होगा। सेपरेट, सेपरेट भी बिल्कुल सही है। SEPARATE, सेपरेट। सेपरेट का अर्थ होता है अलग, पृथक या जुदा करना। क्या होता है, लोग अक्सर इसमें SEPERATE के साथ लिख देते हैं सेपरेट, सेपरेट, सेपरेट। ये गलत होता है, सेपरेट, सेपरेट, सेपरेट। याद करने का तरीका, इस शब्द के बीच में ARAT एक चूहा आता है, से पेरेट। यह है याद रखने का सबसे आसान तरीका है कि ए आएगा या ई। ठीक है, तो इसमें क्या है, सेपरेट, ए आएगा। सेपरेट का अर्थ क्या होता है, पृथक। नेक्स्ट है गवर्नमेंट, 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 सरकार या शासन। बोलते समय एन की आवाज़ दब जाती है, तो इसलिए लोग गवर्नमेंट लिख देते हैं। ये याद करने का तरीका, गवर्न, गवर्न यानी शासन, इसलिए गवर्न प्लस मेंट, गवर्नमेंट, इसमें एन लिखना अनिवार्य होता है, गवर्नमेंट, गवर्नमेंट। अब गलत कौन सा इसमें, जो ओकेजन, इसका सही अर्थ कौन सा है, OCCASION, डेफिनेटली। डेफिनेटली का अर्थ क्या होता है, निश्चित रूप से। ये बिल्कुल सही है, सेपरेट। इसमें जो अर्थ है उसका राइट आंसर कौन सा है, गवर्नमेंट, गवर्नमेंट सर्वर। तो इसमें जो और इनकरेक्ट आंसर कौन सा था इसमें, ओकेजन, OCCASION, सेपरेट, सेपरेट, डेफिनेटली। चलते हम, तो इसका राइट आंसर कौन सा था, ओकेजन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6। एंटोनिम बताना है किसका, मुनिफिशिएंट का। इसमें जो हमें शब्द दिया गया है मुनिफिशिएंट, म्यूनिफिसेंट। मुनिफिसेंट का अर्थ क्या होता है, अति उदार या दानी। जो व्यक्ति दिल खोलकर दान देता है या बहुत उदार होता है उसे मुनिफिसेंट कहते हैं, मुनिफिसेंट कहते हैं। ठीक है, अब इसमें इसका एंटोनिम बताना है। तो पहला है मैग्नेनिमस, मैग्नेनिमस, मैग्नेनिमस। मैग्नेनिमस का अर्थ क्या होता है, वही उदार, दरिया दिल। ये मुनिफिसेंट का क्या है, सिनोनिम है, मैग्नेनिमस है। ठीक है, तो नेक्स्ट है बेनेवोलेंट, बेनेवोलेंट, बेनेवोलेंट ये भी क्या है, परोपकारी, भला करने वाला। ये भी इसका सिनोनिम्स है। अफुलेंट, अफुलियंट, अफुलेंट, अफुलेंट क्या है, हैविंग ए ग्रेट डील ऑफ मनी, मतलब धनी या समृद्धि। सब किसी आर्थिक स्थिति या मेरी को बताता है, न कि दान करने के लिए। नेक्स्ट है पार्सिमोनियस, पार्सिमोनियस इसका सही राइट आंसर है, जिसका अर्थ होता है बेहद कंजूस। जो व्यक्ति पैसा खर्च करने में बहुत हिचकिचाता है उसे हम क्या कहते हैं, पार्सिमोनियस। तो मुनिफिसेंट का जो एंटोनिम है वो कौन सा है, पार्सिमोनियस, बिल्कुल सही आंसर है। मुनिफिसेंट, मुनिफिसेंट का अर्थ क्या होता है, बहुत उदार, जेनेरस। मैग्नेनिमस, मैग्नेनिमस के अर्थ क्या होता है, दरिया दिल, दरिया दिल वाला, मतलब वही जेनेरस। बेनेवोलेंट, बेनेवोलेंट मतलब वही दयालु, परोपकारी। अफुलेंट, अफुलेंट, अफुलेंट यानी होता है अमीर या धनवान, रिलेटेड टू वेल्थ। पार्सिमोनियस का अर्थ क्या होता है, स्टिंगी, कंजूस, स्टिंगी। ये विलम्ब है। तो इसका राइट आंसर है पार्सिमोनियस, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7।
इसमें जो अंडरलाइन ग्रुप और वर्ड्स गिवन इन सेंटेंस है उसको हम क्या वन वर्ड में बताना है इसका, ठीक है। तो करते एनालिसिस। इसमें हमसे पूछ रहा है कि इंटेंडेड टू बी अंडरस्टैंड बाय ओनली ए स्मॉल नंबर ऑफ पीपल विद स्पेशलाइज्ड नॉलेज। मतलब इसमें वन वर्ड बताना, मतलब कुछ लोगों को ही इसका ज्ञान है। तो इसका राइट आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी, ईसोटेरिक। ईसोटेरिक, ईसोटेरिक का अर्थ क्या होता है? रहस्यमय, रहस्यमय। ये एक ऐसी जानकारी या विचार है जिसे केवल कुछ विशेष ज्ञान रखने वाले लोग ही समझ सके हैं, ठीक है। तो सही विकल्प का हम इसमें डिटेल विकल्पों का, इsoteric, इsoteric का मतलब तो गुप्त, एक ऐसी बात जो कठिन हो जिसे केवल खास एक्सपर्ट ही समझ सके। पेडेंटिक, पेडेंटिक मतलब पंडिताओ, रूढ़िवादी। ये व्यक्ति जो छोटी छोटी बारीकियों या नियमों पर जरूरत से ज़्यादा ध्यान देता है उसे हम क्या बोलते हैं? पेडेंटिक, पेडेंटिक, पेडेंटिक मतलब रूढ़िवादी या पंडिताओ। डिडाटिक, डिडैक्टिक, डिडैक्टिक का मतलब होता है शिक्षाप्रद, जिसका मुख्य उद्देश्य दूसरों को कुछ सिखाना है। नेक्स्ट है क्रिप्टिक, क्रिप्टिक का मतलब रहस्य में, जो पूरी तरह से रहस्य में हो, जिसका अर्थ समझना बहुत ही मुश्किल, उलझा हुआ हो। वाक्य में बोल रहा है इंटेंडेड टू बी अंडरस्टैंड बाय ओनली ए स्मॉल नंबर ऑफ पीपल विद स्पेशलाइज्ड नॉलेज। इसका मतलब है कि जैसे केवल एक छोटे समूह या विशेषज्ञों द्वारा समझने के लिए बनाया गया हो। तो इसका राइट आंसर इsoteric वर्सेस क्रिप्टिक। आप बता रहे होगे क्रिप्टिक भी तो हो सकता है। अक्सर छात्र इन दोनों में उलझ जाते। क्रिप्टिक का मतलब होता है रहस्य में होता है, जिसे कोई भी नहीं समझ पा रहा। क्रिप्टिक का मतलब क्या होता है? रहस्य में, जिसे कोई भी नहीं समझ पा रहा। और ईसोटेरिक का मतलब होता है वह रहस्य में तो है लेकिन विशेषज्ञ, स्पेशलिस्ट उसे समझ सकते हैं। पर्सन में स्पेशलाइज्ड नॉलेज शब्द का प्रयोग हुआ है, ठीक है, लास्ट में देखो। इसलिए इsoteric सही जवाब है। उदाहरण के लिए क्वांटम फिजिक्स के कुछ सिद्धांत इsoteric होते हैं क्योंकि उनमें केवल वैज्ञानिक ही समझ सकते हैं, आदमी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, तो इसका राइट आंसर है इsoteric। वही से इनकरेक्ट स्पेल्ड वर्ड बताना, इसमें एनालिसिस करते हैं। इसमें जो गलत वर्तनी है कौन सी है? नेसेसरी। इसकी सही स्पेलिंग क्या होती है? NECESSARY। इसका अर्थ होता है आवश्यक या जरूरी। इस शब्द में अक्सर लोग गलती से दो सी लगा देते हैं। याद रखने का आसान तरीका है, नेसेसरी में एक सी कॉलर और दो एस स्लीव आस्तीन होते हैं। स्लीव आस्तीन होते हैं। नेसेसरी में NECESSARY। तो इसमें एक कॉलर मतलब एक कॉलर और दो एस, दो स्लीव्स आस्तीन होते हैं। स्लीव्स का मतलब क्या होता है? आस्तीन। और नेसेसरी, तो इसका राइट आंसर कौन सा? ऑप्शन नंबर ए। जैसे उदाहरण, इट इज़ नेसेसरी, नेसेसरी टू ड्रिंक वाटर, पानी पीना आवश्यक है। दूसरा सुपरसेड, ये सही वर्तनी, करेक्ट स्पेलिंग है। सुपरसेड का मतलब क्या होता है? स्थान लेना, हटाकर या किसी जगह पर खुद आ जाना। यह शब्द बहुत से लोगों को भ्रमित करता है क्योंकि इसमें सुपरसेड लिखित है, तो ये गलत शब्द है। सुपर सेडर से आया है जिसके अंत में सेडे आता है। न्यू रूल्स विल सुपरसेड द ओल्ड वंस, नए नियम इसके। नेक्स्ट है मिलेनियम, मिलेनियम ये करेक्ट स्पेलिंग सहस्त्राब्दी, 100। इसका अर्थ होता है 1000 वर्षों की अवधि। इस मिलेनियम को क्या बोलते हैं? 1000 वर्षों की अवधि। इसमें आई और एन दोनों को दो बार लिखा जाता है। किसको? आई नहीं, एल और एन, इसको दोनों को दो बार लिखा जाता है मिलेनियम में। और लास्ट है कंसाइंस, कंसाइंस मतलब अंतरात्मा, जमीर। कंसाइंस का अर्थ क्या होता है? अंतरात्मा, जमीर। ये भी बिल्कुल सही है। इसे याद रखने के लिए कन प्लस साइंस, कौन का मतलब होता है सात और साइंस का मतलब होता है ज्ञान। तो इसका राइट आंसर क्या है? कंसाइंस मतलब अंतरात्मा, अंत आत्मा। ऑलवेज फॉलो योर कंसाइंस, हमेशा अपने अंतर आत्मा की सुनो, अंत आत्मा की सुनो।
नेसेसरी में क्या है, एक सी आता है, 2s आता है। सुपरसेडेड में सही है। मिलेनियम में 2l और 2n आते हैं। कंसाइंस में कौन प्लस साइंस। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेसेसरी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट टू देयर असाइनमेंट बिफोर लिविंग। तो इसमें फिर से हमें फ्रेजल वर्ब भरनी है। हमारा क्वेश्चन है द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट टू देयर असाइनमेंट बिफोर लिविंग फॉर द हॉलीडे। तो शिक्षक ने छात्रों से छुट्टियों पर जाने से पहले अपना असाइनमेंट जमा करने के लिए कहा। तो इसमें वर्ड मीनिंग है टीचर शिक्षक, आस्क्ड यानी पूछा स्टूडेंट से असाइनमेंट के बारे में, बिफोर पहले, लिविंग हॉलीडेज छुट्टी पर जाने से पहले। तो हम फ्रेजल वर्ब है इसमें टर्न इन। टर्न इन का मतलब होता है टू सबमिट समथिंग, होमवर्क या पेपर। तो जमा करना है असाइनमेंट या दस्तावेज को। टर्न इन का मतलब क्या होता है, जमा करना या असाइनमेंट या दस्तावेज को। तो प्लीज़ टर्न इन योर टेस्ट पेपर्स, मतलब टर्न इन मतलब टेस्ट पेपर्स। गिवन, गिवन का मतलब होता है हार मानना या झुक जाना। टू सरेंडर या एक्सेप्ट डिफीट। फाइनली ही गेव इन माई रिक्वेस्ट। टेकअप, टेकअप का मतलब होता है टू स्टार्ट ए न्यू एक्टिविटी और हॉबी, कोई नया काम शुरू करना। आई वॉन्ट टू टेकअप योगा। सेट ऑफ का मतलब होता है टू स्टार्ट ए जर्नी, यात्रा शुरू करना। वी सेट ऑफ फॉर दिल्ली अर्ली दैट डे। तो इसका सही उत्तर है टर्न इन। टर्न इन का उत्तर क्या होता है, जब भी हम किसी टीचर को अपना होमवर्क प्रोजेक्ट का कोई पेपर देते हैं तो उसे उसके लिए सबसे सटीक टर्न इन या सबमिट होता है। तो यहाँ पर हार मानना गिविन, टेकअप, टेकअप का होता है नया काम शुरू करना, और सेट ऑफ का मतलब होता है यात्रा पर जाना। ये सभी नहीं है। याद रखने की बात इसमें है, अकादमिक संदर्भ में जब छात्र अपना काम शिक्षक को सौंपते तो टर्न इन और हैंड इन का सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है टर्न इन। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 10 है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम। लेट द कट आउट ऑफ द बैग। हमारा मुहावरा है लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, बिल्कुल शुरुआत से मत इसका अर्थ है। तो इस मुहावरे का अर्थ है अनजाने में कोई गुप्त बात या रहस्य बता देना। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग मतलब अनजाने में कोई गुप्त या रहस्य बात बता देना, मतलब टू रिवील ए सीक्रेट एक्सीडेंटली और केयरलेसली, इसका अर्थ ये है। तो लेट, लेट यानी होने देना। बिल्ली को बाहर मतलब थैले बैग, इसका शाब्दिक अर्थ तो थैले से बिल्ली को बाहर आने देना, लेकिन मुहावरे में बोलते इसे छिपे हुए सच से, बल्कि छिपे हुए सच से। तो इसका जो विस्तार, जब हम कोई बात छिपा कर रखते तो थैले के अंदर बंद बिल्ली की तरह होती है, जिसे कोई देख नहीं सकता। जैसे ही बिल्ली थैले से बाहर आती है तो सबको पता चल जाता है अंदर क्या था। उसी तरह गुप्त बात गलती से किसी के सामने आ जाती है तो उसे अंग्रेजी में लेट द कैट आउट ऑफ द बैग कहते हैं। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल है, वी वर प्लानिंग ए सरप्राइज पार्टी फॉर अमित बट रवि लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, मतलब हम अमित के लिए एक सरप्राइज पार्टी योजना बना रहे थे लेकिन रवि ने गलती से सब बचा दिया। रवि लेट द कैट आउट द बैग। अब इसमें अन्य विकल्प को टू मेक ए सिचुएशन वर्स, मतलब स्थिति को और ख़राब कर देना, जैसे आग में गिर। टू अवॉइड टेलिंग द ट्रूथ मतलब सच बोलने से बचना। टू स्टार्ट एन आर्ग्यूमेंट बस बहस शुरू करना। तो इसका राइट आंसर कौन सा है, टू रिवेल ए सीक्रेट एक्सीडेंटली। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है थ्रो डाउन द गंटलेट। गंटलेट का मतलब होता है एक हथौड़ा टाइप में। तो इसका सबसे सटीक अर्थ होता है टू इशू ए चैलेंज बोल्डली, मतलब ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है।
ठीक है। मतलब निडरता के साथ चुनौती देना। थ्रो डाउन, थ्रो डाउन इसका मतलब होता है नीचे फेंकना। द गल गॉन्टलेट, गॉन्टलेट का मतलब होता है पुराने जमाने में युद्ध के दौरान सैनिक सूरवीर लोहे या भारी चमड़े की जो दस्ताने पहनते थे उन्हें गॉन्टलेट कहते थे। क्या कहते थे? गॉन्टलेट। यह मुहावरा मध्यकालीन युग से आया है, जब सूरवीर किसी दूसरे व्यक्ति को लड़ाई के लिए ललकारना चाहता था तो वह अपना भारी दस्ताना मतलब गॉन्टलेट जमीन पर फेंक देता था। यह एक खुलेआम और निडर चुनौती मानी जाती थी। यदि दूसरा व्यक्ति उस दस्ताने को उठा लेता तो इसे मतलब था चुनौती स्वीकार कर ली, इसे ही टेकिंग अप द गॉन्टलेट कहते हैं। आज के समय में इसका अर्थ है किसी को चुनौती देना या किसी को ललकारना, ये है। ठीक है। तो इसका ये भी है। विकल्पों का विश्लेषण है। टू गिव अप एन आर्गूमेंट मतलब बहस छोड़ देना। टू इस ए चैलेंज बोल्डली निडर होकर चुनौती देना। टू हाइड वंस इंटेंशन मतलब अपने इरादों को छुपाना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, टू इशू ए चैलेंज बोल्डली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रोलिफिक। प्रोलिफिक का हमें एंटोनिम बताना है, तो करते हैं हम इसका भी एनालिसिस। हमारा जो मुख्य वर्ड है प्रोलिफिक, जिसका मतलब होता है बहुप्रज, उपजाऊ या बहुत अधिक मात्रा में पैदा करने वाला। प्रोलिफिक का अर्थ होता है बहुत अधिक मात्रा में उपजाऊ पैदा करने वाला। इफ प्रोलिफिक मतलब एक लेखक जिसने बहुत सारी किताबें लिखी है। यह शब्द उस व्यक्ति या चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है जो बहुत अधिक संख्या में फल, बच्चे या रचनात्मक काम जैसे किताबें, कविताएं पैदा करता है। उदाहरण के लिए ए प्रोलिफिक राइटर, एक लेखक जिसने बहुत सारी किताबें लिखी हो। विकल्पों का विश्लेषण करते हैं हम। अबाउंडेंट, अबाउंडेंट का मतलब होता है प्रचुर, बहुत अधिक। ये प्रोलिफिक का समानार्थी है। बैरन, बैरन बंजर, ये एंटोनिम विलोम है इसका। क्रिएटिव, क्रिएटिव, क्रिएटिव मतलब रचनात्मक, सृजनफल। तो ये सकारात्मक चीज़ या नई चीज़ों को बनाने की क्षमता के लिए प्रोलिफिक से मिलता जुलता है। फर्टाइल यानी उपजाऊ, ये भी सिनोनिम्स है। तो इसका राइट आंसर कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है बैरिन, बंजर। प्रोलिफिक का अर्थ होता है बहुत अधिक पैदा करने वाला मतलब हाईली प्रोडक्टिव। वही बैरन का अर्थ होता है कुछ भी पैदा न करने वाला, अनप्रोडक्टिव। इसलिए ये दोनों के एक दूसरे के विपरीत है। प्रोलिफिक को मतलब होता है उपजाऊ, अधिक उत्पादन करने वाला, जैसे भरा हुआ बगीचा। बैरन मतलब बंजर। तो इसका राइट आंसर है बैरन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिट द नेल ऑन द हेड। तो इसका राइट आंसर क्या है? टू मेक, टू स्पीक, टू एक्सक्रेट। इसमें हिट द नेल ऑन द हेड मतलब मारना है, चोट पहुंचाने, कील सिर पर। जब आप किसी कील को ठोकते हैं तो हथौड़ा बिल्कुल उसके सिर पर लगता है, तो वह कील बिल्कुल सही तरीके से अंदर जाती है। इसी से यह मुहावरा बना है। हिट द नेल ऑन द हेड का मतलब होता है बिल्कुल सही बात कहना या सही कारण बताना। दिस इडियम यूज्ड व्हेन समवन डिस्क्राइब एग्जैक्टली व्हाट इज कॉजिंग ए सिचुएशन और प्रॉब्लम। इस मुहावरे का प्रयोग तब किया जाता है जब कोई व्यक्ति किसी समस्या या स्थिति को बिल्कुल सटीक कारण बताता है, यानी ऐसा कहना है कि जो 100% सच है। अब इसमें जो अन्य विकल्प कौन कौन से गलत है? टू मेक ए वाइल्ड गेस, इसका मतलब है अंदाजा लगाना, मतलब मुहावरा सटीकता के बारे में है, तो ये तो गलत है। टू क्रिएट कन्फ्यूजन मतलब इसका अर्थ है भ्रम पैदा करना, तो ये भी गलत है। तीसरा है टू एक्सग्रेगेट, एक्स एग्रेगेट मतलब समथिंग, इसका मतलब है बड़ा चढ़ाकर कहना। इसका राइट आंसर है एक है, जैसे इंग्लिश में आई थिंक द टीचर हिट द नेल ऑन द हेड विद हर कमेंट्स ऑन माई इजी। मुझे लगता है कि शिक्षक ने मेरे निबंध पर जो टिप्पणी है बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर है टू स्पीक और एक्ट एग्जैक्टली।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ईट हम्बल पाई। ईट हम्बल पाई, तो इसका अर्थ क्या है? टू एडमिट ऑप्शन नंबर, ये टू सेलिब्रेट विक्ट्री प्राउडली, ये भी गलत है। टू डिसीव समवन क्लियरली, ये भी गलत है। टू रिफ्यूज टू कॉम्प्रोमाइज, ये भी गलत है। ईट हम्बल पाई का अर्थ है टू एडमिट वंस मिस्टेक एंड अपोलोजाइज हम्बली। ये ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, जिसका अर्थ होता है विनम्रता से माफ़ी मांगना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इस पुल द वुल ओवर समवन आइज। पुल द वूल ओवर समवन आइज, तो इसका राइट आंसर कौन सा है? तो टू डिसीव और ट्रिक समवन, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। टू हेल्प समवन इन नीड, ये गलत है। टू प्रोटेक्ट समवन फ्रॉम डेंजर, ये भी गलत है। टू इग्नोर समवन इन इंटेंसली, ये भी गलत है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर एक है, बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर, इसमें हमें डिस्पैरेट, डिस्पैरेट का एंटोनिम बताना। तो इससे सभी का करते हैं एनालिसिस एआई की मदद से। तो हमारा जो मेन वर्ड कौन सा है? डिस्पैरेट। डिस्पैरेट, डिस्पैरेट का अर्थ होता है भिन्न, असमान या अलग अलग प्रकार। क्या होता है? भिन्न, असमान या अलग अलग प्रकार का होता है। जब चीज़ें एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग होती है तो उनकी तुलना करना मुश्किल होता है, तो उसे डिस्पैरेट कहते हैं। जैसे डिस्पैरेट ग्रुप, अलग अलग विचारधारा वाले समूह। अब ऑप्शन विकल्प देखते हैं हमें। एम्बिग्यूअस, एम्बिग्यूअस का मतलब होता है अस्पष्ट, मतलब समथिंग दैट इज नॉट क्लियर और हैज़ मोर देन वन मीनिंग। डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंट का अर्थ होता है भिन्न होने वाला, अलग दिशा में जाने वाला। मूविंग और डेवलपिंग इन डिफरेंट डायरेक्शन, बीइंग डिफरेंट। होमोजेनियस, होमोजेनियस, होमोजेनियस मतलब सजातीय, एक समान होता है। इरेटिक, इरेटिक मतलब अनिश्चित, अनियमित होता है। नॉट रेगुलर, इरेटिक मतलब अनिश्चित और अनियमित होता है। एम्बिग्यूअस मतलब नॉट क्लियर, जिसके एक से ज़्यादा शब्दों। डाइवर्जेंट मतलब भिन्न, होमोजेनियस में सजातीय, और इरेटिक का मतलब होता है अनिश्चित और अनियमित होता है। इसमें होमोजेनियस ही सही उत्तर क्यों है? क्योंकि डिस्पैरेट का अर्थ एक ऐसी चीज़ स्वभाव से एक दूसरे से अलग, होमोजेनियस का अर्थ है एक ऐसी चीज़ है जो स्वभाव में पूरी तरह से एक जैसी या समान हो। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, उसमें भी एंटोनिम पूछा है। वो हमारा मेन शब्द है इम्प्लेकेबल। कौन सा? इम्प्लेकेबल, जिसका एंटोनिम चुनना है हमें। तो उसका राइट आंसर है कौन सा? फॉरगिविंग। अब इसका एक्सप्लेनेशन करते हैं। इम्प्लेकेबल, इम्प्लेकेबल, इम्प्लेकेबल का अर्थ होता है कठोर, जिसे शांत न किया जा सके, पत्थर दिल। इम्प्लेकेबल, इम्प्लेकेबल मतलब समवन हु कैन नॉट बी अपीज्ड, मतलब शांत किया ना जा सके। पेसिफाइड या चेंज्ड, इट डिस्क्राइब ए पर्सन विद स्ट्रॉन्ग नेगेटिव फीलिंग्स लाइक एंगर दैट वॉन्ट गो अवे। विकल्प है हमारे फॉरगिविंग, मतलब होता है फॉरगिविंग, फॉरगिविंग का मतलब होता है दयालु, क्षमाशील। तो ये बिल्कुल सही एंटोनिम है किसका? इम्प्लेकेबल। इम्प्लेकेबल का अर्थ होता है कठोर, पत्थर की तरह दिल वाला। क्या होता है? इम्प्लेकेबल का मतलब होता है कठोर, जिसे शांत किया ना जैसे कि पत्थर दिल का। नेक्स्ट होस्टाइल, होस्टाइल ये मतलब होता है शत्रुता, ये भी इसका सिनोनिम्स है। नेक्स्ट रूथलेस, रूथलेस क्रूर, निर्दयी, ये भी इसका सिनोनिम है। नेक्स्ट है डॉग्ड, डॉग्ड जिद्दी, जिसका अर्थ है किसी काम को लगातार रहने, ये जैसे जिद्दी है, तो ये इम्प्लेकेबल के स्वभाव से मिलता जुलता है। तो इसका राइट आंसर है इम्प्लेकेबल, जिस जो कभी माफ़ न करे या शांत न हो। रिलेंटलेस, अनफॉरगिविंग मतलब जो कभी शांत न करे, तो उसका रिलेंटलेस, रिलेंटलेस और अनफॉरगिविंग। तो इसका जो एंटोनिम कौन सा है? फॉरगिविंग, जो गलती को भूल जाए और माफ़ कर दे, मतलब मर्सीफुल होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फॉरगिविंग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 18, इस इम्प्रूवमेंट करना है। द टीचर प्रोहिबिटेड द स्टूडेंट टू टॉक इन द लाइब्रेरी।
तो इसका फिर से एनालिसिस करते हैं हम। हमारा क्वेश्चन है द टीचर प्रोहिबिटेड द स्टूडेंट्स टू टॉक इन द लाइब्रेरी। तो टू टॉक को सुधारने के लिए कहा गया है। तो इसमें जो मीनिंग वर्ड्स, द टीचर मतलब शिक्षक, जो क्या है सब्जेक्ट, प्रोहिबिटेड मना किया या रोक लगा दिए, किसको, स्टूडेंट को, जो ऑब्जेक्ट है, टू टॉक मतलब बात करना, लाइब्रेरी मतलब पुस्तकालय में। ठीक है। तो व्याकरण का मुख्य नियम द क्या है इसमें, अंग्रेजी में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका बाद एक खास प्रीपोजिशन का ही प्रयोग होता है और प्रोहिबिट उनमें से एक है। तो प्रोहिबिट का रूल क्या होता है, प्रोहिबिट के बाद में जैसे प्रोहिबिट प्लस समवन, उसके प्रोहिबिट अपने बाद फ्रॉम हमेशा लेता है, क्या, प्रोहिबिट फ्रॉम, और उसके बाद में जो आने वाली वर्ब है ना वो जिरंड फॉर्म में आएगी, तो आईएनजी के फॉर्म में मतलब। तो गलती कहाँ है, इस वाक्य में टू टॉक है तो टू प्लस वर्ब की प्रयोग किया गया, जो व्याकरण की दृष्टि से गलत है। प्रोहिबिट के साथ कभी भी टू का प्रयोग नहीं किया जाता, प्रोहिबिट के साथ क्या किसका प्रयोग किया जाता है, फ्रॉम का प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही विकल्प कौन सा है, फ्रॉम टेकिंग, ये बिल्कुल सही विकल्प है क्योंकि फ्रॉम प्रीपोजिशन का पालन कर रहा है, टेकिंग वर्ब का नियम पालन करता है। अगेंस्ट टॉकिंग ये गलत है क्योंकि प्रोहिबिट के साथ अगेंस्ट नहीं लगता, टू टेकिंग भी गलत है। तो इसका राइट आंसर कौन सा है, द टीचर प्रोहिबिटेड द स्टूडेंट फ्रॉम टेकिंग इन द लाइब्रेरी, शिक्षक ने छात्रों को पुस्तकालय में बात करने से मना कर दिया। द टीचर प्रोहिबिटेड द स्टूडेंट फ्रॉम टेकिंग इन द लाइब्रेरी, टॉकिंग इन द लाइब्रेरी मतलब लाइब्रेरी में बात करने से मना कर दिया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। इससे जुड़ी कौन कौन सी वर्ड, मतलब ऐसे कौन से वर्ड है उनके बारे में बताता हूँ। हमारे जैसे आप, जैसा कि आपने प्रोहिबिट नेम का मतलब आ गया, तो उसके अनुसार और कौन से शब्द है, फ्रॉम वाले शब्द बात, जैसे प्रिवेंट फ्रॉम, मतलब प्रिवेंट के बाद हमेशा प्रीपोजिशन कौन सी आएगी, वो आएगी फ्रॉम। जैसे माई फादर प्रिवेंटेड मी फ्रॉम गोइंग आउट, मतलब मेरे पिता ने मुझे बाहर जाने से रोका है, प्रिवेंट फ्रॉम मतलब रोका है। एब्सटेन फ्रॉम मतलब रोकना या बचना, यू शुड एब्सटेन फ्रॉम ड्रिंकिंग, एब्सटेन फ्रॉम के बाद में जो वर्ब आएगी वो भी किसके साथ आएगी, वर्ब जीरंड फॉर्म में। रिफ्रेन फ्रॉम मतलब बचना, उसके बाद भी आने वाली वर्ब कौन सी आई है, जीरंड में। स्टॉप फ्रॉम मतलब स्टॉप के बाद में भी फ्रो जो आने वाली, स्टॉप के बाद में जो भी आता है वो कौन सा आता है, फ्रॉम आता है। उसके बाद आने वाली जो वर्ब है वो कौन सी आएगी, जीरंड में। जैसे नो वन कैन स्टॉप हिम फ्रॉम विनिंग, उसे जीतने से कोई नहीं रोक सकता। डेसिस्ट फ्रॉम मतलब देवर ऑर्डर टू डेसिस्ट फ्रॉम प्रोटेस्ट, उन्हें विरोध करने से रोकने के लिए आदेश दिया गया। ऑफ वाले शब्द कौन कौन से, फॉन्ड ऑफ, सी इज फॉन्ड ऑफ कुकिंग, अक्यूज्ड ऑफ, ही वाज अक्यूज्ड ऑफ स्टेलिंग, टायर्ड ऑफ, टायर्ड, आई एम टायर्ड ऑफ वेटिंग, कैपेबली ऑफ मतलब सक्षम। इसके बाद भी इन वाले शब्द, इंटरेस्टेड इन, आई एम इंटरेस्टेड इन लर्निंग, इंटरेस्टेड इन के बाद में आने वाली जो वर्ब है वो कौन सी आएगी, जीर्ण फॉर्म। बिलीव इन वर्किंग, बिलीव इन के बाद में आने वाली वर्ब जी, सक्सीड इन के बाद में आने वाली वर्ब जीर्ण में आएगी। परसिस्ट इन के बाद में आने वाली भी उसी में आएगी। फॉर जैसे फेमस फॉर मतलब फेमस फॉर के लिए होता है, ये जगह टैकिंग करने के लिए प्रसिद्ध, फेमस फॉर के बाद में आने वाली भी जीर्ण में आएगी। अपोलोजाइज फॉर मतलब अपोलोजाइज फॉर के बाद में भी आने वाली जीरंड में। पार्डन गिविंग, पार्डन फॉर गिविंग फॉर के बाद में आने वाली भी किस में आएगी, जीरंड में आएगी। इसका रूल क्या है, आमतौर पर टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आता है, तो जैसे टू गो, लेकिन इन खास प्रेजेज में टू के बाद जीरंड आईएनजी आता है। जैसे लुकिंग फॉरवर्ड टू, लुकिंग फॉरवर्ड टू के बाद में आने वाली जो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू, लुकिंग फॉरवर्ड के बाद में आने वाली हमेशा जो वर्ब आएगी वो जीरंड फॉर्म में आएगी। जैसे यूज्ड टू, आई एम यूज टू ड्राइविंग, यूज टू के बाद में आने वाली वर्ब भी कौन सी आएगी, जीरंड में। विद ए व्यू टू बाइंग मतलब उसके बाद भी विद ए व्यू टू, उसके बाद भी आने वाली वर्ब किस में आएगी, जीरंड फॉर्म में। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो इसका राइट आंसर है फ्रॉम टॉकिंग। हमारे पास फिर से ईडीएम आ गया है। हमारा है जो क्वेश्चन है कौन सा है, ए स्ट्रॉम इन ए टी कप।
तो इसका स्टॉर्म इन ए टी कप, इसमें जो है ह्यूज डिजास्टर विद लास्टिंग इफेक्ट्स, ये भी गलत है। ग्रेट एक्साइटमेंट और एंगर अबाउट इट ट्राइवल मैटर, ये बिल्कुल सही है। ए प्रॉब्लम दैट कैन नॉट बी सॉल्व, ये गलत है। इस सिचुएशन फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज, ये भी गलत है। तो इसका राइट आंसर कौन सा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, जिसका मतलब होता है छोटी सी बात पर बड़ा हंगामा मचाना। ई स्ट्रॉम इन ए टी कप क्या मतलब क्या होता है? छोटी सी बात पर बड़ा हंगामा मचाना, मतलब ग्रेट एक्साइटमेंट और एंगर अबाउट ए ट्राइबल मैटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 20। इट वाज रिया हु हैज सोल्व द पजल व्हेन एवरीवन एल्स गेव अप। तो इसमें हमें एरर ढूंढना है, ठीक है। तो इसमें जो एरर है ना, वो कौन से पार्ट में है? वो है हु हैज सोल्व्ड, सोल्व्ड इसकी जगह क्या आएगा? हैड सोल्व्ड आएगा। क्या आएगा? हैड सोल्व्ड। अब हैड सोल्व्ड क्यों आएगा? क्योंकि जो मैन है वो इट वाज, ये कौन से में? पास्ट में है। तो इसके बाद आने वाली जो ये है, ये किस में आएगी? ये भी पास्ट परफेक्ट में आएगी। तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 है। देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। हैज सोल्ड के बदले हैड सोल्ड का प्रयोग होगा क्योंकि वाक्य का पहला भाग पास्ट टेंस इट वाज रिया में है, जबकि मुख्य वाक्य भूतकाल में हो तो उसके साथ आने वाला सबऑर्डिनेट क्लॉज भी पास्ट परफेक्ट टेंस में होता है ताकि क्रम हो सके। जैसे इसका सही रूप क्या होगा? इट वाज रिया हु हैड सोल्ड द पजल व्हेन एवरीवन एल्स गिव अप। ठीक है। रिलेटिव क्लोज मस्ट फॉलो दीज सीक्वेंस, तो ये वही है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब स्पेल्ड वर्ड्स, मतलब इनकरेक्ट स्पेल्ड वर्ब छांटनी है हमें। तो चलते हैं हम एआई की तरफ। तो इसमें जो गलत शब्द दिया गया है वो कौन सा है? रेस्टोरेंट है। रेस्टोरेंट है। तो इसका सही कौन सा होता है? रेस्टोरेंट। RESTAU, रेस्टोरेंट। रेस्टोरेंट रेस्ट जिसका अर्थ होता है भोजनालय। ठीक है। अब इसको याद कैसे रखेंगे? इसमें जो अक्सर लोग यू और ए के स्थान पर गलती कर देते हैं, इसमें याद रखें जिसमें ताऊ आता है तो तुआ इसे रेस्टोरेंट के रूप में तोड़कर याद रखना होगा। रेस्टोरेंट, 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 TAU, रेस्टोरेंट, न कि तुआ रेस्टोरेंट। रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट, टोरेंट, TAU याद करना पड़ेगा। इसे कैसे? रेस्टोरेंट, RESTAU हमें याद करना है। क्या है? तो रेस्टोर, ये TAU को कैसे? ताऊ, टव 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 तव से याद करना है। ठीक है। अन्य शब्द हमारा प्रिविलेज, PRIVILEG, प्रिविलेज सही शब्द है। इसमें भी अक्सर लोग ई की जगह डी का प्रयोग कर देते हैं, जो गलत है। PRIVILEGE, PRIVILEGE। तो इसमें जो सही अक्षर कौन सा होगा? प्रिविलेज, PRIVILEGE, ये होगा, जिसका अर्थ होता है सुविधा या विशेष अधिकार। नेक्स्ट है हमारा मेंटेनेंस। मेंटेनेंस का मतलब होता है रख रखाव। मेंटेन से बना है, जिसमें स्पेलिंग बदलते समय AI हटाकर ई हो जाता है। क्या होता है? ई हटा होता है, तो उसे मेंटेनेंस होते हैं। रिदम, RHYTHM, रिदम मतलब होता है ताल। याद रखें, RHYTHM, रिदम। ये एक कठिन स्पेलिंग मानी जाती है क्योंकि इसमें कोई स्वर जैसे AEI नहीं है। वाई यहाँ स्वर का काम कर रहा है। रिदम, रिदम। तो RHYTHM, रिदम है इसका राइट आंसर। अब प्रिविलेज हमारा सही है। प्रिविलेज, PRIVILEG, प्रिविलेज का जो सही अर्थ क्या है? विशेष अधिकार। मेंटेनेंस,
मेंटेनेंस रख रखाव। रेस्टोरेंट की इसमें गलत स्पेलिंग, सही स्पेलिंग कौन सी है? रेस्टोरेंट, रेस्तरा। रिदम मतलब ले, ताल, ये ले, ये बिल्कुल सही है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर है रेस्टोरेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, गो फॉर ब्रोक। गो फॉर ब्रोक, गो फॉर ब्रोक का अर्थ होता है इसमें सब कुछ दाव पे लगाना। क्या होता है? सब कुछ दाव पे लगाना। तो टू एक्ट केयरलेसली विदाउट पर्पज, ये भी गलत है। टू अवॉइड ए डेंजरस सिचुएशन, ये भी गलत है। टू टेक ए कंप्लीट रिस्क फॉर ए बिग गेन, मतलब कुछ बड़े लाभ के लिए तगड़ी रिस्क लेना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर सी है। टू सेव मनी फॉर फ्यूचर, ये भी गलत है। तो राइट आंसर कौन सा इसका? सी है, जिसका अर्थ क्या होता है? पूरा जोखिम उठाना और सब कुछ दाव पर लगाना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23। इसमें भी इनकरेक्ट स्पेलिंग वर्ड छांटनी है हमें। तो इसमें हमारी जो गलत स्पेलिंग है वो कौन सी? ACOMODATION, अकोमोडेशन। अकोमोडेशन की सही स्पेलिंग कौन सी होती? ACCOMMODATION। अकोमोडेशन यानी होता है निवास या आवास या ठहरने की जगह। याद कर रखने का तरीका क्या है? इस शब्द में अक्सर गलती होती है, इसमें याद रखें 2 C और 2 बार M आता है। क्या होता है? डबल सी और डबल एम। इसमें क्या आता है? डबल सी डबल एम। अकोमोडेशन, A CCO डबल एम आती है, इसे याद करने। कमिटी, कमेटी का अर्थ होता है समिति या आयोग, इसमें भी डबल एम डबल टी आता है। क्या आता है? इसमें भी डबल एम डबल टी आता है। और इसमें डबल एम डबल टी डबल ई आता है। क्या आता है? डबल एम डबल टी और डबल ई आता है, इसमें इंग्लिश में टिप है ना। एम्बेरसमेंट मतलब शर्मिंदगी या गड़बड़ाहट। इसको क्या कैसे याद करना है? इसमें डबल आर डबल एस आता है। क्या आता है? डबल आर और डबल एस, EMBARR, EMBARR, ASSMENT। एम्बेरसमेंट मतलब, एम्बेरसमेंट मतलब होता है घबराहट है, शर्मिंदगी। सक्सेसिव, सक्सेसिव में भी कैसे याद करना है? इसमें डबल सी और डबल एस आता है, डबल सी डबल एस। सक्सेसिव का मतलब होता है लगातार, एक ही बार के बाद एक, मतलब क्रमवार। ठीक है, इसमें जो कन्फर्म, तो इसमें जो सही आंसर है अकोमोडेशन। अकोमोडेशन में क्या होता है? डबल सी डबल एम आता है। क्या आता है? डबल सी डबल एम आता है। कमिटी में क्या होता है? डबल एम डबल टी डबल ई आता है। और एम्बेरसमेंट में डबल आर डबल एस आता है। और सक्सेसिव में डबल सी डबल एस आता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर है अकोमोडेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 24, सेलेक्ट मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द एबुलिएंट। एबुलिएंट, तो इसका करते ही AI से एनालिसिस। हमारा क्वेश्चन है एबुलिएंट, इबुलिएंट। इबुलिएंट, इबुलिएंट का अर्थ होता है चीयरफुल एंड फुल ऑफ एनर्जी, हाई स्पिरिटेड, मतलब उस उत्साह और जोश से भरा हुआ। किसका? इबुलिएंट। इबुलिएंट का अर्थ क्या होता है? जो उत्साह और जोश से भरा हुआ होता है। जब कोई व्यक्ति बहुत खुश और ऊर्जावान महसूस करता है तो उसे क्या बोलते हैं? इबुलिएंट। इबुलिएंट मतलब जो उस उत्साह और जोश से भरा। अब इसे याद करने का तरीका, इसे बॉइलिंग, उबालना से जोड़कर याद रखें। जैसे पानी उबलते समय जो उसमें होता है, वैसे ही इबुलियंट व्यक्ति उत्साह में उबल रहा होता है। इबुलियंट को किससे याद करना है? बॉइलिंग से, उबलने से। इबुली, इबुलिंग, इबुलिंग, बॉइलिंग, इबुलिंग मतलब उबलने से, याद हो जाएगा। ठीक है, मतलब जोश से भरा हुआ। अब है सबड्यूड। सबड्यूड, सबड्यूड का अर्थ होता है शांत, दबा हुआ है, थोड़ा उदास। क्वाइट एंड रादर देन रिफ्लेक्टिव, डिप्रेस्ड, लैकिंग एनर्जी। सबड्यूड, सबड्यूड का अर्थ होता है शांत या दबा हुआ, थोड़ा उदास होता है। ठीक है, यह शब्द आमतौर पर जब इस्तेमाल हो जब कोई व्यक्ति सामान्य से कम ऊर्जा में दिखाई दे, चुपचाप रहे, यह इबुलियंट का विलोम है। ठीक है, मोर मोरोस 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 को याद करने का तरीका है चिड़चिड़ा या बहुत उदास। मोरोस का मतलब चिड़चिड़ा या बहुत उदास। जैसे सुलेन, इल टेम्पर्ड एंड नॉट वांटिंग टू टॉक। मोरोस, एक व्यक्ति जो हर समय दुखी रहता है और किसी से बात करना पसंद करता है। तो ये भी क्या है? इबुलियंट का एंटोनिम है। नेक्स्ट है इगुजुबरेट। इगुजुबरेट, इगुजुबरेट, इगु एक्जुबरेट, एक्जुबेरेंट। एक्जुबेरेंट का मतलब बहुत अधिक उत्साही, फील्ड विद लाइवली एनर्जी। ये तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3,
एग्जुबिरेट, एग्जुबिरेट, एग्जुबिरेट मतलब फुल ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट है इनडिफरेंट, इनडिफरेंट, इनडिफरेंट का जो इनडिफरेंट, इनडिफरेंट का अर्थ होता है उदासीन, जिसे किसी बात से कोई फर्क ना पड़े, तो इसे इनडिफरेंट है, इसका अर्थ है। तो इसका राइट आंसर कौन सा है? एग्जुबेरेंट, एग्जुबेरेंट है, क्या है? एग्जुबेरेंट। एग्जुबेरेंट का भी अर्थ क्या होता है? उत्साह से भरपूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बार्क, बार्क अप द रोंग ट्री, बार्क अप द रोंग ट्री, तो इसका राइट आंसर है टू अक्यूज द रोंग पर्सन टू फॉलो रोंग कोर्स, ये ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द न्यू टीचर मेथड was criticized for being concerned with only theory and not practical application। तो इसमें जो वन वर्ड बताना है हमें, द टीचर का मेथड था वाज क्रिटिसाइड फॉर बीइंग कंसर्न, तो इसमें करते हैं हम ये ऐसे। तो इसका सही उत्तर है थ्योरेटिकल, थ्योरेटिकल। थ्योरेटिकल का मतलब क्या होता है? सैद्धांतिक, सैद्धांतिक जो केवल सिद्धांत या नियमों पर आधारित हो, जिसका वास्तविक व्यवहार या अभ्यास से कोई लेना देना हो। तो प्रश्न में स्पष्ट कहा गया कि शिक्षक का तरीका केवल थ्योरी तक सीमित है, इसलिए थ्योरेटिकल सही शब्द है। प्रैग्मेटिक का मतलब होता है व्यवहारिक या यथार्थवादी। नेक्स्ट है पेडागोगिक, पेडागोगिक, पेडागोजी जो मतलब होता है शिक्षण संबंधित है। डोगमेटिक मतलब कट्टर और अर्थधर्मी होता है। तो इसमें जो पर्सन के अनुसार वह तरीका जो केवल थ्योरी पर ध्यान देता है उसे क्या कहते हैं? थ्योरेटिकल कहा जाता है। कंसर्न्ड विद ओनली थ्योरी और नॉट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, इसका मतलब वह तरीका जो केवल थ्योरी पर ध्यान देता है उसे क्या कहते हैं? थ्योरेटिकल कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ईडीएम कट वंस टीथ ऑन समथिंग, कट वंस टीथ ऑन समथिंग, तो इसका राइट अर्थ है कट वंस टीथ ऑन समथिंग का मतलब अनुभव प्राप्त करना, टू गेन इनिशियल एक्सपीरियंस इन समथिंग, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसका इम्पेटुअस, इम्पेटुअस, इम्पेटुअस का हमें क्या बताना है? सिनोनिम बताना है। तो हमारा मेन शब्द है इम्पेटुअस, इम्पेटुअस। इम्पेटुअस का अर्थ होता है अविवेकी या जल्दबाज। क्या होता है? अविवेकी या जल्दबाज, जो बिना सोचे समझे काम करने वाला होता है, उसे इम्पेटुअस कहते हैं। एक्टिंग और डन क्विकली एंड विदाउट थॉट ऑफ केयर। नेक्स्ट हमारा जो उसमें ऑप्शन में दे रखा है, तो इसका सिनोनिम कौन सा दे रखा है? एक पहला है रेकलेस, रेकलेस का इसका सही उत्तर है। इम्पेटुअस का जो सही उत्तर कौन सा? रेकलेस। रेकलेस का मतलब क्या होता है? लापरवाह, उतावला, दुस्साहसी। और इम्पेटुअस का अर्थ क्या होता है? अविवेकी, जल्दबाज, बिना सोचे समझे काम करने वाला होता है। रेकलेस उस व्यक्ति का या व्यवहार को कहते हैं जो बिना गणित परिणामों की चिंता किए कोई काम करता है। इम्पेटुअस की तरह बिना सोचे समझ सोच विचार की कमी होती है। ड्राइविंग ए कार एट वेरी हाई स्पीड इज रेकलेस एक्ट। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा कोशियस, कोशियस, कोशियस का अर्थ होता है सतर्क या सावधान, तो इसका तो ये तो एंटोनिम है। ठीक है। नेक्स्ट कैलकुलेटिव मतलब गणात्मक, ये नपतुला है। नेक्स्ट हमारा मॉडरेट, मॉडरेट का अर्थ होता है मध्यम या नरम संतुलित। मॉडरेट का मतलब क्या होता है? इसका अर्थ होता है न बहुत ज़्यादा और न बहुत कम, जो बहुत चीज़ों मतलब मध्यम हो। ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन अब इसका राइट राइट आंसर है इम्पेटुअस का रेकलेस। अब हमें इसमें एरर बताना। बाय द टाइम द रेस्क्यू टीम रीचेज द साइट द विलेजर्स हैड ऑलरेडी बीन वेटिंग फॉर मोर देन 6 आवर इन द फ्रीजिंग कोल्ड विदाउट फूड और वाटर। तो इसमें हमें एरर बताना है।
इस क्वेश्चन में क्या है, जो टेस्ट है टेक्स्ट बुक में, उसमें जो एरर दिया गया है वो पार्ट 1 में दिया गया है और एआई बता रहा है कि पार्ट 2 में है। बट मैंने इसमें बताया कि इसमें जो एरर था वो ए में है, तो उसका सॉल्यूशन बता रहा है। पूरे वाक्य का तालमेल, कंसिस्टेंसी ऑफ टेंस, मतलब वाक्य के अगले से सेगमेंट भी में हैड ऑलरेडी बीन वेटिंग लिखा है, जो कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस नियम। अगर वाक्य का एक हिस्सा पास्ट में है तो दूसरा अक्षर भी पास्ट में होना चाहिए। अगर हम मान ले कि घटना बीत चुकी है तो ऐसे बनेगा, बाय द टाइम द रेस्क्यू टीम रीच्ड द साइट द विलेजर्स हैड ऑलरेडी बीन वेटिंग, मतलब जब तक बचाव दल स्थल पर पहुंचा, ग्रामीण पहले से इंतजार कर रहे थे। अब ए में है, अगर आप मानते हैं कि बात पुरानी है तो रिचेज को रिच्ड बनाना पड़ेगा, और अगर बी को गलत मानना है तो हम हेड को जगह में किसका विल है को बनाना पड़ेगा। तो सही उत्तर कैसे बनाए चुने। आमतौर पर प्रतियुक्त परीक्षा जैसे एसएससी बैंकिंग में बाय द टाइम के साथ अगर सिंपल प्रेजेंट रिचेट दिया हो तो उसे बेस माना जाता है और अगले हिस्से में ही सुधार किया जाता है। ठीक है। लेकिन यदि आपकी किताब ये बता रही है तो इसका तो वैसे तो इसमें बता रहा है किताब, मतलब ये एसएससी भी है मानती, बट इसमें बता रहा है, तो इसका राइट आंसर तो हम देखते हैं ए ही है। वैसे ये भी सही है, मैंने भी ये किया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए में बता रखा है, इसने बता रखा है, ये देखो। इसका सॉल्यूशन भी ये है, रीचेज द साइट के बदले रीच्ड द साइट का प्रयोग होगा, क्योंकि पूरा वाक्य भूतकाल पास्ट टेंस को दर्शा रहा है। हैड ऑलरेडी बीन वेटिंग स्पष्ट रूप से पास्ट परफेक्ट टेंस में है। बाय द टाइम जैसे फ्रेज हमेशा पास्ट रेफरेंस में सबऑर्डिनेट क्लोज को पास्ट सिंपल में और मैन क्लोज को पास्ट में रखते हैं बाय द टाइम, इसलिए सही रूप होगा ये। ठीक है, होगा तो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द मैनेजर वाज एंग्री ऑन द एम्प्लॉय फॉर देयर रिपीटेड मिस्टेक्स। तो इसमें एरर, इसमें जो एरर है ना, द मैनेजर सब्जेक्ट है, सिंगुलर तो आज बिल्कुल सही है। एंग्री ओन द एम्प्लॉयज फॉर देयर रिपीटेड मिस्टेक्स, देयर किसके लिए, रिपीटेड मिस्टेक्स मतलब। तो इसमें जो एरर है किसमें, एंग्री ओन में है। एंग्री ओन में क्या एरर है, मतलब जब भी हम गुस्सा होते हैं तो एंग्री के साथ किसका प्रयोग किया जाता है, विद प्रीपोजिशन का। एंग्री के साथ क्या आएगी, विद प्रीपोजिशन। ठीक है। तो अगर गुस्सा है तो क्या आएगा, इसका सही राइट आंसर है द मैनेजर वाज एंग्री विद द एम्प्लॉयज होगा। क्या होगा, एंग्री विद द एम्प्लॉयज। ये प्रीपोजिशन का एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सिनोनिम बताना है, सेगाजियस सेगासियस सेगासियस का सिनोनिम बताना हमें। तो हमारा जो मेन वर्ड है कौन सा है, सेगेसियस 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 का अर्थ होता है बुद्धिमान, चतुर या दूरदर्शी। क्या होता है, बुद्धिमान, चतुर या दूरदर्शी। अब इससे हम याद कैसे करेंगे, ऐसा व्यक्ति जो बहुत अधिक समझदार हो, अपने सही फैसले लेने की क्षमता रखता हो, उसे हम क्या बोलते हैं, सेगासियस बोलते हैं, समझदार। अब इसमें पुलिस, पुलिस का अर्थ होता है मूर्ख, बेवकूफ़। तो ये से वो हैस्टी, हैस्टी मतलब जल्दबाजी, बिना सोचे समझे काम करने वाला। नाइव, नाइव यानी सीधा साधा, जिसे इस दुनियादारी का पता ही ना हो, अक्सर इसका अनुभव की कमी के कारण बताता है। शोइंग लैक ऑफ एक्सपीरियंस, विजडम और एस्ट्यूट। एस्ट्यूट इसका सही राइट आंसर है। एस्ट्यूट का मतलब चतुर, सयाना, कुशाग्र बुद्धि वाला। हैविंग और शोइंग एन एबिलिटी और टू एक्यूरेटली असेस सिचुएशन और पीपल एंड टर्न दिस टू वन एडवांटेज। एस्ट्यूट और सैगसियस दोनों का मतलब क्या है, एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी बुद्धि की स्थिति को जल्दी से सही तरीके से समझ ले। तो इसका राइट आंसर कौन सा, एस्ट्यूट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाइल ड्राइविंग थ्रू द डेंस फॉरेस्ट द सडन अपीयरेंस ऑफ ए वाइल्ड एलिफेंट फ्राइटेंड द टूरिस्ट सो बैडली दैट दे ऑलमोस्ट लॉस्ट देयर कंट्रोल ओवर द व्हीकल। इसमें जो एरर है पार्ट ए में है। वाइल्ड ड्राइविंग थ्रू द डेंस फॉरेस्ट, यहाँ सब्जेक्ट टूरिस्ट गाइड पे, ये हिस्सा हवा में लटक गया है। डेंगलिंग पार्टिसिपल का एरर है। द सडन अपीयरेंस ऑफ ए वाइल्ड एलिफेंट, ये हिस्सा सही है, क्योंकि यहाँ एक कोमा के बाद तुरंत ये मान रहा है।
फ्राइटेड द टूरिस्ट सो बैडली, तो ये पूरी तरह सो दैट से जोड़ा गया पेयर बिल्कुल सही इस्तेमाल हुआ। दे ऑलमोस्ट लॉस्ट देयर कंट्रोल ओवर द व्हीकल, हालांकि ये देयर को हटाना बेहतर होता है, लेकिन एसएससी की पिछले कई पेपर्स में लॉस्ट देयर कंट्रोल को स्वीकार किया गया है, इसे छोटी गलती माना गया है। अंतिम निर्णय एसएससीपीओ के पेपर में आता है जो ऑप्शन ए, वाइल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी से शुरू होने वाले वाक्य में सब्जेक्ट की गलती एसएससी का पसंदीदा टॉपिक है। तो इसमें क्या आएगा, वाइल दे वर ड्राइविंग थ्रू द डेंस फॉरेस्ट, इसका जो सही होगा वो क्या होगा, वाइल दे वर ड्राइविंग थ्रू द डेंस फॉरेस्ट द सडन अपीयरेंस ऑफ ए वाइल्ड एलिफेंट फ्राइटेड द टूरिस्ट। ठीक है, सो बैडली दैट दे ऑलमोस्ट देयर कंट्रोल ओवर द व्हीकल। तो डैंगलिंग मॉडिफायर के कुछ उदाहरण देखना चाहेंगे। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए में जो एसएससी सीपीओ के अनुसार है। वैसे इसमें एक ईडीएम का एरर भी है, जैसे कंट्रोल लॉस्ट कंट्रोल ओवर के बीच में जो देयर है ना, ये सुपरफ्लोस लगा रखा है, इसलिए ये भी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 30। जॉन कुड नॉट कम टू स्कूल एज ही वाज इल फ्रॉम कोल्ड, तो इसमें जो एरर है वो कहाँ पर है देखते हैं। कहते इसका स्टेप बाय स्टेप, जॉन कुड नॉट कम, ये वाक्य का सब्जेक्ट है। कुड नॉट कैन का पास्ट टेंस है, इसका मतलब है नहीं सका, नहीं पाया। कम ये वर्ब की पहली फॉर्म है, जो कुड के बाद हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म आती है, ये भी बिल्कुल सही है। जोन अर्थ इसका जोन नहीं आ सका, कहाँ पर, टू स्कूल, यह एक प्रीपोजिशन जो दिशा या मंजिल को डेस्टिनेशन, स्कूल जहाँ से उसे जाना था। ठीक है, एज ही वाजिल फ्रॉम कोल्ड, एज यहाँ इसका मतलब है क्योंकि, रीजन बताने के लिए, एज का प्रयोग हम रीजन बताने के लिए किया जाता है। ही वाजिल वह बीमार था, फ्रॉम कोल्ड यहाँ गलती है। नियम क्या है, जब इसका नियम है जब हम किसी बीमारी जैसे बुखार, सर्दी, खांसी के कारण बीमार होते हैं तो इल के साथ विद का प्रयोग करते हैं। किसके, विद का प्रयोग किया जाता है, फ्रॉम का नहीं। तो इसमें जो एरर है वो कौन से पार्ट में है, सी पार्ट में है। इल फ्रॉम की जगह क्या आएगा, इल विद। इसके अलावा कोल्ड एक काउंटेबल नाउन की तरह भी इस्तेमाल होता है, इसलिए इससे पहले ए लगाना भी जरूरी है। तो इसका जो सही वाक्य होगा वो क्या होगा, जॉन कुड नॉट कम टू स्कूल एज, मतलब क्योंकि ही वाज इल विद ए कोल्ड, ये होगा। इल विद, ही विज इल विद फीवर, सही है। सफ़र फ्रॉम, ही इज सफरिंग फ्रॉम फीवर, ये भी सही है। डाई ऑफ, जब मौत किसी बीमारी से हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, डाई ऑफ बोलते हैं। ही डाइड ऑफ कैंसर, जब मौत किसी बीमारी से हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, डाई ऑफ बोलते हैं। इस कर सकते, तो इसमें जो राइट आंसर है पिल विद आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना। आफ्टर लूजिंग हिज एंटायर फॉर्चून द बिजनेसमैन डिसाइडेड टू लिव ए लाइफ ऑफ कंप्लीट विड्रॉ फ्रॉम वर्ल्डली प्लेजर एंड इंडलजेंस। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा होगा, इस देखते हैं ए से एनालिसिस। इसमें बोल रहा है आफ्टर लूजिंग मतलब खोने के बाद, एंटायर फॉर्चून मतलब अपनी पूरी संपत्ति या सारा धन दौलत। ठीक है, द बिजनेसमैन मतलब बिजनेसमैन व्यापारी ने, डिसाइडेड टू लिव मतलब जीने का फैसला किया, कंप्लीट विड्रॉ मतलब पूरी तरह से दूरी बना लेना या त्याग देना, वर्ल्डली प्लेजर मतलब सांसारिक सुख से। तो इंडलजेंस, इंडलजेंस मतलब होता है भोग विलास या मौज मस्ती से, इंडलजेंस का मतलब होता है भोग विलास या मौज मस्ती से। और इसका पूरा अर्थ है आफ्टर लूजिंग हिज एंटायर फॉर्चून, अपनी पूरी संपत्ति खोने के बाद। द बिजनेसमैन डिसाइडेड टू लिव ए लाइफ, व्यापारी ने सांसारिक सुख और भोग विलास से पूरी तरह दूर होकर
जीवन जीने का निर्णय लिया। तो इसमें जो राइट आंसर है इसका कंप्लीट विड्रॉ फ्रॉम वर्ल्डली प्लेजर एंड इंडल्जेंस। तो इसमें जो विकल्प है ना, एसेटिज्म, एसेटिज्म का मतलब होता है एसेटिज्म, एसेटिज्म का मतलब होता है वैराग्य, तपस्या या संन्यास। सर्व सेल्फ डिसिप्लिन एंड अवॉइडिंग ऑल फ्रॉम्स प्लेजर ऑफन फॉर स्पिरिचुअल रीजन। एसेटिज्म, 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 एसेटिज्म का मतलब क्या होता है? वैराग्य, तपस्या या संन्यास। एसेटिज्म, ASCETICISM, ASCETISIM। एसेटिज्म का मतलब होता है वैराग्य, तपस्या या संन्यास। क्या होता है? वैराग्य, तपस्या या संन्यास होता है। इंग्लिश में मीनिंग होता है इसका सेवर सेल्फ डिसिप्लिन एंड अवॉइडिंग ऑल फॉर्म्स ऑफ प्लीजर ओफन फॉर स्पिरिचुअल रीजंस। नेक्स्ट है हमारा, जब कोई व्यक्ति सुख सुविधा को त्याग कर सादा जीवन जीता है तो उसे एस्टेजियम, एसेटिज्म बोलते हैं। विड्रॉ फ्रॉम वर्ल्ड, सांसारिक। दूसरा बी है हिडोनिज्म। हिडोनिज्म का मतलब होता है सुखवादी या भोगवाद। ये तो बिल्कुल उल्टा है, ठीक है। हिडोनिज्म, हिडोनिज्म का मतलब होता है सुखवादी या भोगवाद। व्यक्ति को मानना होता है कि जीवन का उद्देश्य क्या। नेक्स्ट है मैटेरियलिज्म। मैटेरियलिज्म, मैटेरियलिज्म मतलब होता है भौतिकवाद। ए टेंडेंसी टू कंसीडर मटेरियल प्रोसेसंस पोजेशंस एंड फिजिकल कंफर्ट। इसमें व्यक्ति धन दौलत, महंगी गाड़ियाँ और भौतिक सुख सुविधाओं और सबसे अधिक महत्व देता है। किसमें? मटेरियलिज्म में, मटेरियलिज्म में, मटेरियलिज्म में क्या करता है? इसमें व्यक्ति दौलत, महंगी गाड़ियों और भौतिक सुविधा से। नेक्स्ट है मिस्टिसिज्म, 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 मिस्टिसिज्म का अर्थ क्या होता है? मिस्टिसिज्म का अर्थ है जो मिस्टीरियस से बना, मतलब रहस्यवाद। यह ईश्वर या सत्य को गहरे अनुभव और ध्यान के माध्यम से पाने वाला एक आध्यात्मिक मार्ग है, ठीक है। तो इसमें जो व्यापारी है, त्याग ने मतलब विड्रॉ का फैसला किया, तो इसका सबसे सही राइट आंसर कौन सा होगा? एसेटिज्म, एसेटिज्म मतलब वैराग्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें ही डिसाइडेड टू रिजाइन हिज जॉब एंड स्टार्टिंग ए न्यू बिजनेस वेंचर। इसमें बताना है हमें एरर। हमारा जो मूल वाक्य क्या है? ही डिसाइडेड टू रिजाइन, मतलब ही यानी वह सब्जेक्ट है, डिसाइडेड यानी उसने फैसला किया, ये वर्ब है पास्ट में, ठीक है। टू रिजाइन मतलब इस्तीफा देने का, ठीक है। इसमें व्याकरण में इन्फिनेटिव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहते हैं। यहाँ डिसाइडेड के बात बताया जा रहा है कि ये फैसला किया। डिसाइडेड किससे? टू डिजाइन का, ठीक है। हिज जॉब मतलब अपनी नौकरी से, एंड स्टार्टिंग और शुरू किया, एंड यह कंजंक्शन है तो दो समान चीज़ों को जोड़ता है। स्टार्टिंग मतलब शुरू कर रहा ना या कर रहा है, या गलती है, ये आईएनजी फॉर्म में। ए न्यू बिजनेस वेंचर, ये व्यापारिक उद्यम की। तो इसमें जो पैरेललिज्म का कंसेप्ट है, अंग्रेजी व्याकरण एक बहुत ज़रूरी नियम है। पैरेललिज्म, 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 इसका मतलब है कि अगर आप एंड और या बट, क्या? इसका मतलब है कि अगर आप एंड और या बट जैसे शब्दों में से दो क्रियाएं, एक्शंस को जोड़ रहे हैं तो उनका ग्रामेटिकल फॉर्म, व्याकरण रूप मतलब एक जैसा होना चाहिए। इसका मतलब ये है। नियम हमारा, यदि पहली क्रिया टू प्लस वर्ब, मतलब टू प्लस वर्ब कौन सी है? फर्स्ट फॉर्म, और एंड के बाद आने वाली क्रिया भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ही होनी चाहिए। जैसे इसमें एंड से पहले जो वर्ब आई है ना, कौन सी है? टू रिजाइन। तो इसके बाद तो वर्ब जीरेंड फॉर्म में दे दी, तो इसके बाद भी वर्ब आने वाली चाहिए, वो कौन सी है? जो टू प्लस में, उसमें तो इसमें
तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा ये अभी कंफर्म करते हैं हम। तो गलती कहाँ, वाक्य के पहले हिस्से में हमारे पास टू रिजाइन, लेकिन एंड के बाद स्टार्टिंग लिखा है। तो चूंकि दोनों काम ही ने डिसाइड किया तो इसलिए इसका एक रूप होना चाहिए। तो यहाँ आईएनजी में दोनों डिसाइड के बाद वाई, इसलिए स्टार्टिंग गलत है। पहला नो इम्प्रूवमेंट ये गलत है क्योंकि वो बता दिया। बी टू रिजाइन हिज जॉब एंड टू स्टार्ट, ये व्याकरण की दृष्टि से सही है, लेकिन अंग्रेजी में एंड के बाद बार बार टू लगाना जरूरी नहीं समझा जाता है। ये समझ लो ये गलत क्यों है। ये गलत इसलिए है क्योंकि टू रिजाइन हिज जॉब एंड टू स्टार्ट व्याकरण की दृष्टि से तो सही है, लेकिन अंग्रेजी में एंड के बाद बार बार टू लगाना जरूरी नहीं समझा जाता। यह पढ़ने में थोड़ा भारी मतलब रिडुंडेंट लगता है। तीसरा रिजाइन हिज जॉब एंड स्टार्ट, ये गलत है, डिसाइड के तुरंत बाद इसने सीधा रिजाइन आ सकती है, ये तो गलत लिख दिया। अब नेक्स्ट हमारा पार्ट डी, टू रिजाइन हिज जॉब एंड स्टार्ट, ये सबसे सटीक आंसर है क्योंकि यहाँ टू का असर रिजाइन और स्टार्ट दोनों पर पड़ रहा है। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं ही डिसाइडेड टू रिजाइन एंड स्टार्ट, ये है ऐसे। इसका सही वाक्य कौन सा होगा, ही डिसाइडेड टू रिजाइन हिज जॉब एंड स्टार्ट ए न्यू बिजनेस वेंचर, मतलब उसने अपनी नौकरी से इस्तीफा देने और एक नया व्यवसाय शुरू करने का फैसला लिया। ही डिसाइडेड टू, इसने अपनी नौकरी से इस्तीफा देने और एक नया व्यवसाय शुरू करने का फैसला लिया। तो इसमें जो राइट आंसर है वो कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंट्री वाज सफरिंग फ्रॉम सर्वचोज एंड लॉलेसनेस रिजल्टिंग इन एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट एंड ऑर्डर। तो इसका जो एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट एंड ऑर्डर, तो इसका जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है, तो ये तो काफ़ी सरल क्वेश्चन है। इसका आंसर हमारा जो वाक्य क्या है, द कंट्री वाज सफरिंग फ्रॉम सेवर चोज, मतलब देश भारी अराजकता, और लॉलेसनेस मतलब कानून विहीनता से जूझ रहा है, ठीक है, जिसके परिणाम स्वरूप मतलब रिजल्टिंग इन एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट एंड ऑर्डर, वहाँ सरकार और व्यवस्था की अनुपस्थिति हो गई थी। एब्सेंस मतलब अनुपस्थिति किसकी, सरकार की और व्यवस्था की। तो इसका जो सही विकल्प है कौन सा है, एनार्की। एनार्की 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 मतलब ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अब हम समझते हैं इसे विस्तार। एनार्की का मतलब क्या होता है, एनार्की का मतलब होता है अराजकता। क्या होता है इसका मतलब होता है अराजकता, ए स्टेट ऑफ डिसऑर्डर ड्यू टू द एब्सेंस और नॉन रिकग्निशन ऑफ अथॉरिटी और ए गवर्निंग बॉडी, मतलब जब किसी देश या समाज में कोई शासन, गवर्नमेंट या कानून व्यवस्था नहीं होती तो उस स्थिति को हम क्या बोलते हैं, अराजकता कहते हैं, ठीक है। अब इसमें रूट वर्ड से बना है ये, किससे, अराजकता। एन एन का मतलब होता है विदाउट बिना। आर कोज का मतलब होता है नेता। क्या होता है, आर कोज का मतलब होता है आर के मतलब होता है नेता, शासक या, तो इससे बना ये रूट वर्ड, ठीक है। नेक्स्ट हमारा ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी का मतलब होता है एक तंत्र या तानाशाही। मतलब क्या होता है इसका, ऑटोक्रेसी का मतलब होता है एक तंत्र या तानाशाही होता है जिसमें ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बाय वन पर्सन विद एब्सोल्यूट पावर। ये बोल रहा है कि यह है शासन की वह प्रणाली है जहाँ सारी शक्तियाँ केवल एक ही व्यक्ति के हाथों में होती है। जैसे तानाशाही, यहाँ सरकार अनुपस्थिति नहीं होती है बल्कि बहुत शक्तिशाली होती है। रूट वर्ड है इसमें ऑटो। ऑटो का मतलब स्वयं और क्रेसी मतलब शासन होता है। नेक्स्ट हमारा ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी का मतलब होता है मतलब नौकरशाही, मतलब ए सिस्टम। नेक्स्ट हमारा ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी की स्पेलिंग क्या है, BUREA UCRACY ये होता है,
ठीक है। इसमें होता है ब्यूरोक्रेसी में ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट डिसीजन आर टेकन बाय स्टेट ऑफिशियल्स रादर देन बाय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। मतलब इसमें देश का शासन सरकारी अधिकारी द्वारा चलाया जाता है, जैसे कि आईएएस आईपीएस अधिकारी द्वारा व्यवस्था संभालना। ठीक है। इसमें रूट वर्ड है ब्यूरो। ब्यूरो का मतलब होता है कार्यालय और क्रेसी मतलब साले शासन। लास्ट है ओलिगोक्रेसी। ओलिगोक्रेसी का मतलब होता है जब किसी देश या संस्था की सत्ता कुछ गिने चुने या प्रभावशाली या कुछ अमीर लोगों के हाथ में होती है, उसे अल्पतंत्र कहते हैं। स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल हैविंग कंट्रोल ऑफ ए कंट्री ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन। इसे हम रूट वर्ड ओलिगो मतलब कुछ होता है, आर के मतलब शासन होता है। तो इसमें एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट है, इस तो अनार्की सही आंसर होगा। तो इसका राइट आंसर है एनार्की। क्या है? एनार्की है राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो एब्स्ट्रस का सिनोनिम बताना है हमें। ठीक है, एब्स्ट्रस का सिनोनिम बताना। हमारा वर्ड है एब्स्ट्रस। एब्स्ट्रस का इंग्लिश में मीनिंग होता है डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, ऑब्सक्योर मतलब जटिल, समझने में कठिन, जो आसानी से समझ न पाए, उसे क्या बोलते हैं हम? एब्स्ट्रस। एब्स्ट्रस 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 बोलते हैं इसे। थ्योरेटिकल फिजिक्स में इस जैसे इसका एक यूज है, मतलब थ्योरेटिकल फिजिक्स इज एन एब्स्ट्रैक्ट सब्जेक्ट, मतलब सैद्धांतिक भौतिकी एक जटिल विषय। एब्स्ट्रस ABSTRUS। एब्स्ट्रस मतलब होता है जटिल। अब जो हमारे ऑप्शन कौन कौन से? एसोटेरिक। एसोटेरिक एसोटेरिक का मतलब क्या होता है? एसोटेरिक का मतलब होता है इंटेंडेड फॉर और लाइकली टू बी अंडरस्टूड बाई ओनली ए स्मॉल नंबर ऑफ पीपल विद ए स्पेशलाइज्ड नॉलेज और इंटरेस्ट। मतलब इसका मतलब है गुप्त या गुड ऐसा ज्ञान जो केवल कुछ खास विशेषज्ञों के समझ में आए, उसे क्या बोलते हैं हम? ईसोटेरिक बोलते। ईसोटेरिक बोलते। एब्स्ट्रस 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 ये इसका जो सिनोनिम है। ठीक है। अगला ऑप्शन है हमारा ट्रांस ओब्वियस। ओब्वियस 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 का अर्थ क्या होता है? ओब्वियस का अर्थ होता है इजीली प्रिसीव्ड, मतलब स्पष्ट, जाहिर या अंडरस्टैंड, जो आसानी में समझ हो, क्लियर हो, सेल्फ एविडेंट हो। कॉन्ट्रास्ट या एब्स्ट्रस का एंटोनिम है। ठीक है। ट्रांसपेरेंट मतलब पारदर्शी, बिल्कुल साफ, इजी टू प्रिसीव और डिटेक्ट क्लियर। जब कोई बात, तो मतलब ये भी सुपरफिशियल। सुपरफिशियल का मतलब है सतही या ऊपरी या चिचला। सुपरफिशियल का मतलब है एग्जेक्टिव ओक्यूरिंग एट और द सरफेस। तो इसका राइट आंसर है एब्स्ट्रस का सही राइट आंसर कौन सा है? ईसोटेरिक। ईसोटेरिक का मतलब क्या होता है? जो कुछ लोगों द्वारा समझी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 38। द जूरी वर डिवाइडेड इन देयर ऑप्शंस ऑन द केस। करते हैं AI। हमारा वाक्य है क्या है? द जूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस ऑन द केस। मतलब यहाँ पर द जूरी एक कलेक्टिव नाउन है। जूरी उन लोगों का समूह होती है जो अदालत में फैसला सुनाती है। जूरी क्या होता है? ये उन लोगों का समूह होता है जो अदालत में फैसला सुनाती है। वर ये प्लूरल हेल्पिंग मगर पे बहुवचन सहायक क्रिया है। डिवाइडेड मतलब इसका मतलब बटा हुआ है, अलग अलग। इन यानी में, देर यानी उनकी, ध्यान दे, इसमें ये प्लूरल प्रोनाउन है। ओपिनियंस मतलब राय विचार, ऑन द केस मतलब मामले पर। तो इसमें कलेक्टिव नाउन का उपयोग है। ग्रामर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है कि कलेक्टिव नाउन जैसे जूरी, कमेटी, टीम, फैमिली के साथ वर्ब कैसी लगेगी, इस बात पर निर्भर करता है कि वे कैसे काम कर रहे हैं। ठीक है। तो जब समूह इकाई सिंगल यूनिट की तरह काम करे तो उसमें सिंगुलर वर्ब वाज या इज का उपयोग। तो द जूरी वाज अनोनिमस इन इट्स वर्डिक्ट। ठीक है। और जब सदस्य अलग अलग काम करे जैसे, तो उसमें देयर अलग अलग राय, तो डिवाइडेड। तो इसमें जो ऑप्शंस कौन से? नो इम्प्रूवमेंट सही उत्तर है। जैसा कि ऊपर में बताई गई, डिवाइडेड होने पर वर का प्रयोग बिल्कुल सही है। और उसके अगले प्रोनाउन भी कौन सा? प्लूरल देयर है। वाज डिवाइडेड ये तब आता है जब जूरी एक होती है, तो इसमें ये गलत है।
हैज डिवाइडेड, ये क्रिया काल के हिसाब से यहाँ फिट नहीं बैठता, जूरी के साथ प्लूरल सेंस में हैव होना चाहिए। हैव डिवाइड ये भी गलत है। तो इसका राइट आंसर, चूंकि वाक्य में डिवाइड और देर जैसे शब्दों का प्रयोग हुआ है इसलिए सदस्यों के विचार अलग अलग, इसलिए बहुवचन वर्ग सही है, नो इम्प्रूवमेंट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द कमिटी हैव सबमिटेड इट्स रिकमेंडेशन टू द गवर्नमेंट। अब इसमें देखो, द कमिटी हैव सबमिटेड, इट्स मतलब सिंगुलर बात हो रही है, द कमिटी एक मत है, तो इसमें हैव गलत है, इसमें हैव सबमिटेड गलत है, इसमें क्या आएगा, हैज सबमिटेड आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द एंशियंट टेम्पल वाज रिस्टोर्ड टू इट्स ओरिजिनल फॉर्म बाय एक्सपर्ट्स स्किल्ड इन द स्टडी ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री थ्रू एक्सवेशन ऑफ साइट्स एंड एनालिसिस आर्टिफैक्ट्स। उसे हम क्या बोलते हैं, एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एंथ्रोपोलॉजी करते एक बार, इससे भी एआई से एनालिसिस। राइट आंसर है इसका आर्कियोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी तो होता है वो जो मतलब मनुष्य की स्टडी करता है, और आर्कियोलॉजी जो मतलब जीवाश्म, मतलब जो मनुष्य की उत्पत्ति कैसे हुई है उसका मतलब एक एक को देता है। पैलेंटोलॉजी मतलब जीवाश्मों के अध्ययन को बोलते हैं। माइथोलॉजी मतलब जो उसके बारे में, माइथोलॉजी मतलब माइथ के बारे में जो एक पार्टिकल धर्म के होता है, तो उसका राइट आंसर है आर्कियोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 41। अब आगे हैं क्या, क्वेश्चन नंबर 41 क्लोज टेस्ट है, उसको करना है, तो उसके करने के लिए हमें कुछ करना होगा। पहले सबसे पहले हम इसे रीड करते हैं। द वर्ल्ड ऑफ मेडिसिन इज इवॉल्विंग एट एन पेस fueled by advancement in artificial intelligence, digital health and personalized medicine. However, हालांकि despite the transporting changes, medical professionals often find themselves on the of innovation, energies and entrepreneur increasingly shape the future of healthcare. While doctors are largely confined their roles as service provides rather than creates of new medical solution. This paradigm needs to, if we are to foster the next generation of medicine and solve the प्रेसिंग चैलेंजर ऑफ ओवर टाइम। तो इसको हम एनालिसिस करते हैं एक एक उससे एआई की मदद से। हमारा क्वेश्चन, द वर्ल्ड ऑफ मेडिसिन इज इवॉल्विंग एट एन पेस, मतलब द वर्ल्ड ऑफ मेडिसिन मतलब चिकित्सा की दुनिया में, इज इवॉल्विंग यानी विकसित हो रही है, एट एन पेस मतलब एक गति पर, फ्यूल्ड बाई मतलब एक, फील्ड बाय मतलब किसी द्वारा संचालित करना, बढ़ावा मिलना, एडवांस मतलब प्रगति उन्नति पर। तो इसमें विकल्प है अनप्रेसिडेंटेड, अनप्रेसिडेंटेड मतलब अभूतपूर्व, जो पहले कभी ना हुआ, इसे हम कहते हैं अनप्रेसिडेंट पेस। तो इसका मतलब है एक ऐसी गति जो पहले नहीं दिखाई दी चिकित्सा के क्षेत्र में। ऑर्डिनल मतलब अग्नि परीक्षा, कठिन अनुभव, ऑर्डिनल मतलब कठिन परीक्षा, अनोमली मतलब असंगति नियम, इंटरमिनेबल यानी अंतहीन, बहुत लंबा। अब इसको हम एक मतलब थोड़े ग्रामर के लॉजिक से कर, इसमें जो हमें दे रखा है एन, हमें दे रखा है यहाँ पे एन फिर नाउन, ठीक है। तो एन आया है तो नाउन एडजेक्टिव रिलेशनशिप, यहाँ पेस एक नाउन है जिसका अर्थ है गति। रिक्त स्थान में हमें एक एडजेक्टिव विशेषण चाहिए जो एक पेश की विशेषता बताए। आर्टिकल रूल है, रिक्त स्थान में पहले ए एन लगाई, व्याकरण के नियम अनुसार रिक्त स्थान ए एल वो ए एन उसके लिए आता है जो वोवल साउंड के लिए होता है। तो उसमें ऑर्डिनल एक नाउन है, तो हमें पेश नाउन की विशेषता बताने के लिए एडजेक्टिव चाहिए, तो
दो नाउन्स एक तरफ फिट नहीं होते तो ऑर्डिनल पहला तो पहले ऐसे ही गलत हो गया। ठीक है। दूसरा है अनप्रेसिडेंटल, मतलब अभूतपूर्व, ये एक एडजेक्टिव है जो यू ओवल के साथ शुरू होता है, एन के साथ बिल्कुल फिट बैठता है। लो जी, इसका अर्थ है जो पहले कभी ना हुआ। आधुनिक चिकित्सा मतलब एआई डिजिटल हेल्थ आज जिस गति से बदल वैसे भी पहले कभी नहीं हुआ, इसका अर्थ है। और व्याकरण दोनों सही है। एनोमली मतलब असंगति, ये नाउन है। एनोमली क्या है? नाउन है। जैसे कि हमने पहले ही चर्चा की कि यहाँ एडजेक्टिव की जरूरत है। लॉजिक एनोमली का अर्थ कुछ अजीब या नियम के विरुद्ध गति पेश के लिए शब्द सही नहीं होते। इंटरमिनेबल, इंटरमिनेबल क्या है? एडजेक्टिव, ये एन के साथ फिट हो जाए, इसका मतलब होता है अक्सर उबाऊ बहुत लंबी चीज़ है, तो इंटरमिनेबल गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, तो उसका राइट आंसर हमारा अनप्रेसिडेंटेड, अनप्रेसिडेंटेड मतलब। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब हमारा तीसरा क्वेश्चन है यहाँ से, तो हमें पढ़ना है कहाँ से? यहाँ से। इंजीनियर्स एंड एंटरप्रेन्योर्स increasingly shape the future of healthcare, while doctors are largely confined, फिर ये आ रहा है, their roles as a service providers rather than creators of new medical solutions। तो आपको इसमें एरर क्या दिख रहा है? इसमें कहाँ क्या आएगा? फोर ऑन या ओ पे टू? तो आपको इसमें एक बात ध्यान रखनी, कन्फाइंड, कन्फाइंड के साथ हमेशा फिक्स्ड प्रीपोजिशन टू का प्रयोग किया जाता है। कन्फाइंड के साथ हमेशा फिक्स्ड प्रीपोजिशन किसका प्रयोग किया जाता है? टू का। तो ऑफ, ऑफ का मतलब का, ऑन का मतलब पर, फोर का मतलब के लिए, ये गलत है सबड़ी। इसमें टू बिल्कुल सही आंसर है। कन्फाइंड के साथ किसका प्रयोग किया जाता है? टू का, तो इसका राइट आंसर है टू। इसका सॉल्यूशन ये दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 बताना है हमें। ठीक है। अब 2 को पढ़ने के लिए हम यहाँ से पढ़ेंगे। हाउएवर, हालांकि, डेस्पाइट द ट्रांसफॉर्मेटिव चेंजेस, मेडिकल प्रोफेशन ऑफन फाइंड देमसेल्व्स ऑन द, किस पे? अपेक्स ऑफ द इनोवेशन, मतलब एपिसेंटर ऑफ द इनोवेशन, न्यूक्लियस ऑफ। तो इसमें हमें सभी की मीनिंग बतानी है, तो करते हैं हम इसका एआई का प्रयोग। हावर डिस्पाइट द ट्रांसपोर्टमेंट चेंजेस मेडिकल प्रोफेशन ओपन फाइंड देमसेल्व्स ऑन द इनोवेशन, मतलब इसमें बता रहा है ये, हालांकि इन बड़े बदलावों के बावजूद चिकित्सा पेशेवर अक्सर खुद को नवाचार इनोवेशन के किनारे पाते हैं। ठीक है। तो इसमें विश्लेषण, न्यूक्लियस मतलब केंद्र, केंद्रक, एपिसेंटर मतलब मुख्य केंद्र, एपेक्स मतलब सीकर, और पेरीफेरी मतलब होता है, पेरीफेरी का मतलब होता है परिधीय किनारा। तो ये इसका सही उत्तर है। पैसेज के अनुसार डॉक्टर मुख्य नवाचार नहीं कर रहे हैं बल्कि उनके अलग किनारे खड़े, वन ऑफ पेरीफेरी एक मुहावरा है जिसका अर्थ है मुख्य गतिविधि का हिस्सा न होना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पेरीफेरी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 4। तो इसमें आपको देखना है नीड्स टू, टू टू के बाद में वर्ब की बेस फॉर्म आती है, तो बी चेंज तो पैसिव स्ट्रक्चर है, चेंज्ड ये तो हो ही नहीं सकता, चेंजिंग कॉन्टिन्यूस में तो चेंज है, ऑप्शन नंबर ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5। मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फिल इन द ब्लैंक्स 5 में, जनरेशन ऑफ मेडिकल एंड सोल्व द प्रेसिंग चैलेंजेज ओवर टाइम। नंबर 5 में जो जनरेशन ऑफ मेडिकल, तो उसमें हमें मतलब ऑफ है प्रीपोजिशन, ये है एडजेक्टिव, तो हमें चाहिए नाउन। ठीक है, नाउन चाहिए। तो इंजीनियस तो ये तो ऑलरेडी क्या है? एडजेक्टिव है, ये तो हो ही नहीं सकता। अब इन तीनों में से है, मतलब ब्रेक थ्रू, डिस्कोर्सेस और टॉप्स, तो हमें टॉप्स, डिस्कोर्सेस का मतलब होता है, मतलब नेगेटिव दे रखा है, हमें पॉजिटिव चाहिए। ट्रोप से मतलब सुस्ती होती है, ये भी नेगेटिव, ये पॉजिटिव चाहिए।
तो इसमें जो राइट आंसर है ब्रेक थ्रूस आएगा। अब क्यों आएगा उसको हम देख लेते हैं एक बार। देखो ब्रेक थ्रू का यूज होगा क्योंकि ब्रेक थ्रू का अर्थ होता है महत्वपूर्ण खोज या प्रगति। सेंटेंस में मेंशन किया गया कि हमें चिकित्सा के क्षेत्र में नई खोजों की आवश्यकता है, इसलिए ब्रेक थ्रू सही है। जबकि डिस्करेज का अर्थ है हतोत्साहित करना। ट्रोप्स का मतलब सुस्ती। इंजीनियर्स का अर्थ एक एडजेक्टिव जो नाउन की जगह भी नहीं ले सकते, इस कॉन्टेक्स्ट में सही नहीं है। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46। तो हमारा जो अब कॉम्प्रिहेंशन है ये नो मोर जस्ट दादी माँ के नुस्खे। इंडिया की जो ट्रेडिशनल मेडिसिन है, इंडिया की जो ट्रेडिशनल मेडिसिन हैज जस्ट टेकन ए बिग स्टेप टुवर्ड्स गोइंग ग्लोबल with goals agreement with WHO. Inclusion of trade media in WHO International Classification of Health intervention will provide a structural approach to understanding and using these therapies globally. It opens the door to the inclusion and traditional Indian medicine as a vital component of modern healthcare. Concerns about wellness and research for natural cures have given traditional medicine a boost. Attention has also brought infamy, with many a snake oil salesman changing in, especially since trade made was largely not codified and because they were often made from extremely localized plant resources. In 2021, goal set up the traditional knowledge digital library to remedy this situation and safeguard against biopiracy to aim to systematically and scientifically convert and structure available knowledge of Indian systems of medicine such as Ayurveda, Siddha and Unani was the first step to not see that the baby was thrown out with the bathwater. The next step is to ensure that genuinely therapeutic trade-made systems are treated at par with modern medicines. Working with WHO makes this possible through standardization, making it possible to integrate trade-made into broader healthcare framework, ensuring it is recognized and utilized effectively. नेक्स्ट है हमारा रेप्लिकेटिंग जेनेटिक रिसोर्सेज टू डेवलप करना मास मार्केट्स मेड्स क्रिएट्स इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी फॉर कम्युनिटीज़ के लिए, क्योंकि कीपर्स ऑफ जेनेरिक रिसोर्स एंड नॉलेज एन एग्रीमेंट लास्ट ईयर अंडर UN कन्वेंशन एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी मेक्स दिस पॉसिबल. द एग्रीमेंट विद WHO एड्स अनदर dimension to the economic opportunity through global standardization and adoption. हमारा क्वेश्चन अब व्हाट कैन बी इन्फर्ड अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी इन द ग्लोबलाइजेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडियन मेडिसिन. तो इट हेल्प्स आइडेंटिफाई द मोस्ट पॉपुलर ट्रेडिशनल हीलर्स इन इंडिया. इट इज़ यूज टू मार्केटिंग इंडियन मेडिसिन अब्रोड. इट प्रिवेंट्स मिस यूज एंड थेफ्ट ऑफ इंडिजीनियस मेडिकल एक्नोलेज. इट ट्रेन्स आयुर्वेदा डॉक्टर्स टू वर्क इंटरेक्शन हॉस्पिटल. तो इसको एक बार देखते हैं. TTKLC यहाँ आ गया, ये रहा ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी.
टू रेमेडी दिस सिचुएशन एंड सेफ गार्ड करती है अगेंस्ट किसके, बायो पायरेसी द एम टू सिस्टमिकली एंड साइंटिफिकली कवर्ड स्ट्रक्चर अवेलेबल। तो ये सेफ गार्ड करती है, तो सेफ गार्ड के बारे में कोर्स में बात हो रही है, प्रिवेंट्स करती है मिस यूज से, तो इसमें तो इसका आंसर ये है, बिल्कुल सही है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर व्हाट इज द मेन इम्पैक्ट इंक्लूडिंग ट्रेडिशनल इंडियन मेडिसिन इन WHO इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ हेल्थ केयर इंटरवेंशन। इट इंश्योर इंडियन मेडिसिन रिप्लेस मॉडर्न मेडिसिन ग्लोबली। इट प्रोवाइड्स ए structured system in integrated traditional therapies worldwide. It helps selling Indian medicine luxury products internationally. It removes need to clinical translate traditional therapy. इसका राइट आंसर है ये, एक बार फिर से मतलब बी, यानी इसमें पढ़ के देखो इसका राइट आंसर कौन सा है, ये देखो इसमें ICHI का क्या है, विल प्रोवाइड ए स्ट्रक्चर अप्रोड अंडरस्टैंडिंग यूजिंग दी थेरेपीज ग्लोबली। इट ओपन्स द डोर टू इंक्लूजन ट्रेडिशन इंडिया से, तो ये है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है तो इसमें तो एक ये 2001 एक इसमें 2001 की बात आई है, तो इसका तो राइट आंसर एक ही है 2001, ये देखो, तो इसमें तो एक क्वेश्चन ये सही है। इसमें टोन पूछ रहा है तो पैसेज की टोन कैसी है, तो निंदक तो नहीं है, ठीक है, इनडिफरेंट सरकास्टिक मतलब व्यंग्यात्मक ऑप्टिमिस्ट है, देखते। तो इसमें मतलब देखो निंदक तो नहीं है, ये तो गलत है, ये भी गलत है, और ऑप्टिमिस्ट मतलब आशावादी है कि WHO आशा कर रहा है, क्या कर रहा है वो, तो इस और हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, द मैन व्हाट इज़ द मैन थीम ऑफ पैसेज। तो इसकी थीम की इसकी मैन पैसेज की मैन थीम कौन सी है, द डेंजरस ऑफ अनरेगुलेटेड ट्रेडिशनल मेडिसिन, द डिक्लाइन ऑफ मेडिसिन इन फेवर ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन, द ग्लोबल रेगुलेशन स्टैंडर्ड ऑफ ट्रेडिशनल इंडियन मेडिसिन, द कंप्लीट विद मॉडर्न। तो इसका राइट आंसर ये बिल्कुल सही है। तो हमने अब पूरा कर लिया है ये, हमने अब हमारे जो 50 क्वेश्चन है वो पूरे कंप्लीट कर लिए हैं, इनको इन डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ किया। अभी AI की मदद से हम रेगुलर करेंगे, ये CPO SSC CPO Tier 2 की लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे।